स्वागत है रॉयल नॉवल हिंदी पर। यहाँ हम किताबों की उन गहराइयों में उतरते हैं जहाँ हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हो या बोल्ड एडल्ट फिक्शन। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि उन मैच्योर थीम्स और क्रिएटिव राइटिंग को डिकोड करते हैं जो एक साधारण कहानी को खास बनाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जो बाउंड्रीज को पुश करती हैं और दिमाग को झकझोर देती हैं, तो ये जगह आपके लिए है। चेतावनी, इस चैनल का कंटेंट सिर्फ 18 जोड़ दर्शकों के लिए है। इसमें संवेदनशील और बोल्ड विषय शामिल हो सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें या सुने। किताबों की इस अनकही दुनिया से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 61, खेतों को लाल रंग से चित्रित करना, भाग 2। इब्राहिम उन वारंट सैनिकों में से एक था जो लैंडन के साथ बेमाद आए थे। जैसे ही इब्राहिम ने लैंडन का युद्ध भाषण सुना, उसका खून गर्म हो गया। जब वह राजधानी में था तो उसे मजबूत शूरवीरों द्वारा दैनिक आधार पर अपमानित किया जाता था। उसने हमेशा सोचा था कि वह बाकी सभी से कमतर है, लेकिन बेमाद में आकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गलत था। वह कमतर नहीं था, उसके पास सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने के लिए उचित मार्गदर्शन का अभाव था। जब से वह यहाँ आया, वह बहुत मजबूत हो गया था और किसी तरह होशियार हो गया था। हालांकि उसने पहले कभी किसी युद्ध का अनुभव नहीं किया था, लेकिन अब वह युद्ध की रणनीति और कई युद्ध तकनीकों को समझ गया था। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका राजा अन्य सभी रईसों से भिन्न था। जब से वे बेमाद आए, लोगों के पास बहुत सारा भोजन था और अब वे अपने आप में स्वतंत्र थे। वह उन सभी के दिलों में खुशी आसानी से देख सकता था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब वह यहाँ आया था तो लोग राजधानी के सड़क पर भिखारियों से अलग नहीं थे। वे सुस्त और थके हुए लग रहे थे। जब उसे वह दृश्य याद आया तो उसके दिल में कुछ हिल गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बेमाद वापस उसी तरह चले जैसा पहले हुआ करता था। इब्राहिम अपनी बहन और अपने पिता के साथ बेमाद की यात्रा पर आया था। उनके पिता राजधानी में चिमनी साफ करने वाले हुआ करते थे, लेकिन अब वह खाद्य उद्योग में काम करते हैं और राजधानी में जितना कमाते थे उससे कहीं अधिक कमाते हैं। उसकी बहन, जो पूरे दिन घर पर रहकर सफाई और खाना बनाती थी, अब बच्चों की देखभाल करने का काम करती थी। वह भी अपनी नौकरी और अपनी आय से खुश थी। सभी के संतुष्ट होने पर इब्राहिम इस तथाकथित धमकी से क्रोधित कैसे नहीं होता। बेमाद उनका स्वर्ग, उनका घर और उनकी खुशी थी। अभी खरीदे कोई षड्यंत्रकारी रईस लालच के कारण ये सब छीन लेना चाहता था। इब्राहिम जानता था कि एक बार जब वह रईस सत्ता संभाल लेगा तो उन्होंने जो कुछ भी काम किया था वह सब खो जाएगा। इन सरदारों को लोगों या सैनिकों की कोई परवाह नहीं थी। इसीलिए इब्राहिम ने लड़ने का फैसला किया, अपने राजा, अपनी बहन, अपने पिता, अपने दोस्तों, अपने आप, लोगों और भूमि, बेमाद के लिए लड़ने के लिए। दरअसल इब्राहिम ही नहीं, सभी सैनिकों को ऐसा ही लगता था। कुछ अपने परिवार के साथ आए थे, जबकि अन्य ने दोस्त बनाए थे और शहर में ही अपनी खुशी पाई थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे इसे छोड़ देते। जैसे ही इब्राहिम ने दूसरी बार बेमाद से दूर दूध की सवारी को देखा, उसे पता चल गया कि शो शुरू होने वाला है। वह महसूस कर सकता था कि बड़ी तोप को पकड़ते समय उसके हाथ पसीने से तर हो रहे थे। वह उत्तेजित महसूस करने लगा और ईमानदारी से महसूस करने लगा जैसे उसका दिल किसी भी समय उसकी छाती से उड़ जाएगा। यह एहसास, क्या युद्ध ऐसा ही लगता था? यह डरावना था, घबराहट पैदा करने वाला था, लेकिन साथ ही रोमांचक भी था। ऐसा महसूस हुआ जैसे बेमाद का पूरा भार उसके कंधों पर था। जिम्मेदारी का एहसास इसी तरह हुआ। एक बार जब उनके दुश्मन खेतों में 900 मीटर अंदर आ गए तो लैंडन ने अपने आदेश देना शुरू कर दिया। स्थिर, स्थिर, अग्नि, / उद्धरण चिन्ह, बूम, बूम। कई तोपें दागी गईं और अब लोगों ने उन्हें अपने अगले शॉट्स के लिए फिर से लोड करना शुरू कर दिया। डॉट डॉट। युद्ध के मैदान में दुश्मन पूरी तरह से भ्रमित था। क्या वह गड़गड़ाहट की आवाज नहीं थी? तेज धूप वाले दिन में आकाश ऐसी ध्वनि कैसे कर सकता है? और आसमान क्यों रोशन हो रहा था? उन्होंने आग की कई चमकें उठती देखी और वे समझ नहीं पाए कि उनके पूर्वजों के देवता क्या सोच रहे थे। शहर के स्वामी शैनन ने अपने सामने का दृश्य देखकर भौहें सिकोड़ ली। आखिर क्या हो रहा था? एक सामान्य नियम के रूप में लड़ाके पहले तीरंदाजों से पहले आगे बढ़ेंगे। इसलिए शहर के स्वामी शैनन ने योद्धाओं को अपने घोड़ों के साथ आगे बढ़ने दिया था। लेकिन इससे पहले कि वे जो कुछ हो रहा था उसके बारे में कुछ बता पाते, घोड़े घबराने लगे और उन्मत्त होकर भागने लगे। उन्होंने अपनी गति दोगुनी कर दी, मानो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हो। वे युद्ध को लेकर उत्साहित भी कहाँ थे। अचानक कुछ घोड़ों के पास से कुछ उड़ गया और तुरंत फर्श से टकराया। बूम, फर्श तितर बितर हो गया और अगली बात जो शूरवीरों को पता चली वह ये कि जमीन जोर से हिल गई। रुंबे, गड़गड़ाहट, फिर गंदगी और कुछ पत्थर उस जगह पर बेतरतीब ढंग से उड़ गए। आगे वाले स्थिति को देखने के लिए अपना सिर घुमा रहे थे, जबकि पीछे वाले लगातार सदमे में थे। वहां कम से कम 100 आदमी अपने घोड़ों के साथ जमीन पर लेटे हुए थे। कुछ लोगों के कान और नाक से खून निकल रहा था, कुछ के शरीर के अंग नष्ट हो गए, कुछ अपने घोड़ों से गिर गए और बुरी तरह कुचले गए, जबकि अन्य वहीं रह गए। जागने का कोई संकेत नहीं मिला। तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र में दहशत फैल गई। हालांकि ये लोग युद्धों में अनुभवी थे, मनुष्य हमेशा उस चीज से डरते थे जो उन्हें समझ में नहीं आती थी। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि उनके पूर्वजों के देवता सचमुच उनसे क्रोधित थे।
उन्होंने अपने जीवन में ऐसे हमले कभी न तो सुने थे और न ही देखे थे। कहाँ स्वर्ग सचमुच उन पर क्रोधित थे। बस यहाँ क्या हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे अपने पूर्वजों से दया की भीख मांग पाते, उन पर फिर से तोप के गोलों की बारिश की गई। हालांकि लूसियस और वॉरेन सैनिकों ने अभ्यास के दौरान तोप के गोले के प्रभाव को देखा था, लेकिन एक वास्तविक इंसान पर इसका प्रभाव देखना पूरी तरह से भयावह था। जहां तक शहर की दीवारों पर नए रंगरूटों की बात है, वे जो कुछ देख रहे थे उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। तो क्या यह तोप का विनाशकारी प्रभाव था? बेरी की आंखें और मुंह खुले हुए थे। यह लोगों को इसके विरुद्ध कैसे लड़ना चाहिए था। वह दृश्य सचमुच बहुत भयानक था। कुछ मामलों में तोप के गोले सीधे जानवर के पैरों पर लगते थे, जिससे एक ही बार में सभी 4 अंग कट जाते थे। सवार के बारे में तो बात ही मत कीजिए। उसके शरीर के अंग तुरंत ऐसे खुल गए जैसे वह कोई फूल हो। क्या यह शॉक वेव प्रभाव था जो उन्होंने कक्षा में सीखा था? तोप का गोला स्पष्ट रूप से सभी लोगों को नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्हें चोटें आईं, जबकि अन्य की जान चली गई। कुछ मामलों में सवार के आंतरिक अंग इधर उधर बिखरे हुए थे, जिससे दृश्य सचमुच भयावह हो गया। तो उनके राजा का यही मतलब था जब उसने कहा कि वह नहीं जानता कि दुश्मन बहादुर था या बिल्कुल मूर्ख था। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके राजा ने जो कहा वह सत्य है, लेकिन वे जानते थे कि बेमार्ट के सुरक्षित रहने के लिए यह आवश्यक था। क्या ये लोग उनकी हत्या करने और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने की बात नहीं कर रहे थे? हालांकि उन्हें पुरुषों पर दया आ रही थी, वे जानते थे कि यदि स्थिति उलट गई तो वे अपनी जान और अपने परिवार के सदस्य को भी खो देंगे। ऐसा ही युद्ध है। बेमार्ट में सभी ने शांति और खुशी के लिए कड़ी मेहनत की थी। कोई भी उस शांति को बर्बाद होते नहीं देखना चाहता था। बेमार्ट को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अपना सब कुछ देना होगा। प्लस बेमार्ट वास्तव में एक तरह का था। जब वे सेना में थे तो उन्हें वास्तव में निपुण महसूस हुआ और उनकी मानसिकता बदलने लगी। उन्होंने नई और रोमांचक चीजें भी देखी, जिससे उनमें अपना शेष जीवन यहीं बिताने की इच्छा पैदा हुई। उनका वेतन उदार था, लोग अच्छे थे और जीवन शैली आरामदायक थी। और अब कोई यह सब छीन लेना चाहता है। जैसा कि उनके राजा हमेशा कहते हैं, हस्ता ला विस्टा। दूसरी ओर शहर के स्वामी शैनन के विचार भिन्न थे। क्या यह वह हथियार नहीं था जिसकी उसे पश्चिमी क्षेत्रों और शायद पूरे अर्काडिना को जीतने के लिए आवश्यकता थी? उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह जितना अधिक सोचता, उसके हृदय में उतना ही लालच भरता जाता। चाहे कुछ भी हो, उसे वे हथियार अपने हाथ में लेने ही थे। वह अपने आदमियों की ओर मुड़ा जो पहले से ही पीछे हट रहे थे और भौहें चढ़ा ली। मैं उन लोगों के परिवारों को मार डालूंगा जो इस युद्ध को छोड़ देंगे। या तो आप लड़ेंगे या आपका परिवार मर जाएगा। उसने बेमार्ट की ओर देखा और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। जल्द ही यह सब मेरा हो जाएगा। अध्याय 62 खेतों को लाल रंग से चित्रित करना भाग 3। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, शहर के स्वामी शैनन और अधिक जुनूनी हो गए। मेरे पास ये अवश्य होने चाहिए, उसने सोचा। उसने शहर की दीवारों को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। मुझे यकीन है कि ये मोटी धातु की तीर ट्यूब है, उसने सोचा। इस समय वह अपना दिमाग खो रहा था। एक युद्ध अनुभवी के रूप में उन्होंने सोचा कि उनका अनुमान शायद सही था। इसलिए उसने अपने तीरंदाजों को घटनास्थल पर दौड़ाया और अपने छोटे धातु के तीरों से उड़ती वस्तुओं पर वार करने की कोशिश की। बूम! ये कहना सुरक्षित होगा कि उनका विचार पूरी तरह से फ्लॉप था। नहीं, तुम मूर्ख हो। क्या तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते? जैसे ही उसने उस दृश्य को देखा, उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ गया। उसके धनुर्धर विचित्र उड़ने वाली वस्तुओं से उड़ गए थे। एक क्षण की शांति के बाद वह हंसते हुए अपने सिर से बाल खींचने लगा। हा, शानदार, मेरे पास ये होने ही चाहिए, वह पागल आदमी की तरह चिल्लाया। इस समय उसके शूरवीरों के लिए उसे देखते रहना कठिन था। वह उनकी नजर में एक जानलेवा पागल जैसा लग रहा था। वह सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उस पर नरक के किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया हो। क्या यह अब भी उनका स्वामी था जिसके प्रति उन्होंने निष्ठा की शपथ खाई थी? अब 2 घंटे से कुछ ज्यादा हो गया था। नए रंगरूट वास्तव में इस बात से आश्चर्यचकित थे कि युद्ध कैसे चल रहा था। उन्हें लगा कि उनके राजा ने युद्ध के एक नए युग की शुरुआत की है। इस प्रकार की शक्ति वास्तव में भयावह थी, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई भी बेमार्ट को इतनी आसानी से सफलतापूर्वक नहीं जीत सकता। उनके 85% दुश्मन मारे गए थे, जबकि 5% भारी चोटों से पीड़ित थे। जहां तक अन्य 10% की बात है, वे अभी भी गंभीरता से अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। युद्ध के मैदान में वापस आने पर दुश्मन का गठन पूरी तरह से नष्ट हो गया और चारों ओर दौड़ने वाले शूरवीर और भी अधिक दयनीय थे। वे चीखते चिल्लाते रहे क्योंकि वे और भी अधिक भ्रमित हो गए। बूम! एक और तोप अभी अभी बैरन रोजर्स के बहुत करीब गिरी थी। मैं सुन नहीं सकता, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। क्या हो रहा है? बैरन रोजर्स गोल गोल दौड़ते हुए रोने लगे। तोप के आघात के कारण ही उसकी यह स्थिति हुई। चूंकि उसके कानों से लगातार खून बह रहा था, बैरन रोजर्स ने पीछे मुड़कर पीछे हटने की कोशिश की। लेकिन जब सिटी लॉर्ड शैनन ने यह देखा तो वह दौड़कर आया और जल्दी से अपनी तलवार बैरन रोजर्स में घुसा दी।
ओह आप ओहे। ब्रेन रोजर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे शहर के स्वामी शैनन ने मार डाला था। हालांकि वह सुन नहीं सकता था, वह जानता था कि शहर के स्वामी शैनन ने उसके प्रति कुछ द्वेषपूर्ण बात कही थी। उसने अंततः अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह धीरे धीरे होश खो बैठा। और ऐसे ही बैरन रोजर्स की मृत्यु हो गई थी। कायक शहर के स्वामी शैनन ने बैरन रोजर्स के शरीर पर थूकते हुए कहा। जो शूरवीर अभी भी जीवित थे, उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो कांप उठे। उनके मन में ये स्पष्ट था कि मृत्यु ही उनका एकमात्र रास्ता है। जिन सैनिकों ने दीवारों से ये देखा, उन्हें नगर स्वामी पर घृणा महसूस हुई। अब उन्हें समझ में आया कि सभी के लिए एक मानसिकता रखना क्यों महत्वपूर्ण है। क्या दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है, उन्होंने सोचा। जैसे ही लैंडन ने पागल सिटी लॉर्ड शैनन को देखा, उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। इस बिंदु पर यह स्पष्ट था कि ये शत्रु शूरवीर पीछे हटना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। वे बंधकों से अलग नहीं थे, उन्हें लड़ना पड़ा, अन्यथा यदि शहर का स्वामी शैनन सफल बच जाता तो उनके परिवार निश्चित रूप से मर जाते। लैंडन ने अधिकांश तोपों को शहर के स्वामी शैनन की ओर लक्षित करने का निर्णय लिया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। पहले जब युद्ध चल रहा था, लैंडन अपनी रणनीति बदलना चाहता था, लेकिन नहीं बदल सका। उसने सिस्टम से उनकी यादों को मिटाने के बारे में पूछा था और उसे पता चला कि उसके पास इतने सारे शूरवीरों के लिए स्मृति मिटाने के मंत्र खरीदने के लिए पर्याप्त अंक नहीं थे। यह महत्वपूर्ण था कि वह इस लड़ाई से संबंधित सारी जानकारी हटा दे। लेनेडन को डर था कि एक बार जब वे इस जगह को छोड़ देंगे तो वे बेमार्ट के बारे में राज खोल देंगे और यहां और अधिक परेशानी पैदा करेंगे। सिटी लॉर्ड शैनन की पागल नजर को देखते हुए लैंडन को एहसास हुआ कि अगर उन्हें पता चला तो ये लालची रईस निश्चित रूप से इन हथियारों को अपने नियंत्रण में रखना चाहेंगे। वह अपने हथियारों के ज्ञान को तब तक बाहर नहीं आने दे सकता था जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि वह बेमार्ट की पूरी तरह से रक्षा कर सकता है। अभी के लिए बेमार्ट अभी भी कमजोर था, इसलिए उसे अपने क्षेत्र को सुरक्षित और चुपचाप बनाने की जरूरत थी। हालांकि उन्हें इन शूरवीरों पर दया आ गई, लेकिन बेमार्ट के सुरक्षित रहने के लिए उनमें से कम 98% को मरना पड़ा। या तो वे मर गए या लैंडन और उसके लोग मर गए। चूंकि लैंडन उनकी यादों को मिटाने के लिए अपने अंकों का अधिकतम 10% ही उपयोग करने को तैयार था, इसलिए उसे उनकी संख्या पूरी तरह से कम करने की आवश्यकता थी। जैसे ही लैंडन ने घोड़ों की ओर देखा, उसका दिल भी पसीज गया। ये प्राणी शूरवीरों से भी अधिक निर्दोष थे, फिर भी युद्ध के कारण उन्हें मारना पड़ा और उनका विच्छेदन करना पड़ा। कुछ घोड़ों का दिमाग बाहर निकला हुआ था, जबकि कुछ का पेट खुला हुआ था। यह सचमुच दुखद था, लेकिन जानवरों की इंद्रियां इंसानों से ज्यादा तेज होती हैं। लेनेडन ने देखा था कि हमला होने से पहले जानवर अपने सवारों को फेंककर छुप जाते थे। वर्तमान में जीवित बचे 200 शूरवीरों की तुलना में 4000 से अधिक घोड़े बिना किसी चोट के जीवित बचे थे। नगर स्वामी शैनन हतप्रभ अवस्था में थे। समूह दर समूह उसके आदमी मक्खियों की तरह गिरने लगे। क्यों मैं क्यों नहीं जीत सकता? मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इस लड़के से हार जाऊंगा। जैसे ही वह एक विक्षिप्त कुत्ते की तरह बड़बड़ा रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई चीज बहुत तेजी से उसकी ओर आ रही है। उसने ऊपर देखा और उसके हृदय में क्रोध भर गया। आओ मैं देखूं कि यह बात कितनी कठिन है। मैं पश्चिमी क्षेत्र का राजा हूं, कोई नहीं कर सकता। बूम! इससे पहले कि वह अपना भाषण समाप्त करते, 2 तोप के गोले पहले ही उनकी छाती और पैरों पर लग चुके थे, जिससे तुरंत उनके शरीर के अंग पूरे क्षेत्र में बिखर गए। तुरंत सभी हमले बंद हो गए और शेष 86 लोगों को रोना आ गया। हम बच गए, वे एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश करते हुए चिल्लाए। वे लंबे समय से युद्ध के मैदान को छोड़ना चाहते थे, इसलिए अब जब शहर के स्वामी शैनन मर गए थे, तो उन्हें वास्तव में लगा कि अपने पूर्वजों के लिए उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं थीं। जो लोग ठीक थे, उन्होंने उन लोगों का समर्थन किया जो बुरी तरह घायल थे, और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया। जैसे ही वे भागे, लैंडन ने नकली स्मृतियों से उनकी यादें मिटा दी। उनके मन में उनके स्वामी को राजधानी में एक जरूरी मामला निपटाना था, और वहां जाते समय 15,000 भाड़े के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके स्वामी की मौत हो गई। शहर के स्वामी शैनन की मृत्यु से पहले लैंडन ने सिस्टम से किसी भी उपयोगी जानकारी के लिए उसके शरीर की खोज करने का अनुरोध किया था जो लैंडन की सहायता कर सके। सिस्टम ने उस पत्र का पता लगा लिया था जिसे राजा ने भेजा था, जिसमें उनसे राजधानी जाने का अनुरोध किया गया था। अपनी नई यादों के लिए लोगों को यह कहना था कि रिवरडेल से 3 शहर आगे उन पर हमला किया गया था। बेमार राजधानी के विपरीत दिशा में था, इसलिए कोई भी इस संभावना पर विचार नहीं करेगा कि लैंडन ने सिटी लॉर्ड शैनन पर हमला किया था। साथ ही क्या उसे 15,000 भाड़े के सैनिकों को भुगतान करने के लिए पैसे मिलेंगे। कोई भी कभी विश्वास नहीं करेगा कि वह इतना अमीर था। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, लैंडन ने लाल खेतों को देखा जो एक जीवंत हरा रंग दे रहे थे। यह उनका पहली बार युद्ध का अनुभव था। कैसी क्रूर दुनिया है! क्या युद्ध के दिग्गजों का खेतों को लाल रंग से रंगने का यही मतलब था? अध्याय 63 सांता की कठिनाइयां। जब बेमार के सैनिक अपनी पहली जीत का जश्न मना रहे थे, सांता के लिए चीजें थोड़ी खराब हो गई। कीडेन सिटी, कारोना का साम्राज्य।
युवा मास्टर, क्या पहले, दूसरे और तीसरे राजकुमार अभी भी आपसे एक पक्ष चुनने के लिए कह रहे हैं? संता ने अपनी मेज पर खुले हुए 3 पत्रों को देखा और मुस्कुराया। कारोना के वर्तमान राजा अपने सिंहासन से हटना चाहते थे और अपने बेटों में से एक को नया राजा नियुक्त करना चाहते थे। कारोना में युवराज जैसी कोई चीज नहीं थी। सभी राजकुमारों के पास एक राजा होने का कुछ हद तक उचित मौका था, बशर्ते कि उन्हें रईसों और शूरवीरों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। केवल पुरुष कुलीनों और साम्राज्य के सभी शूरवीरों को ही मतदान करने की अनुमति थी। आम लोगों और किसानों को वोट देने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं की तो बात ही छोड़िए। इस प्रक्रिया के 3 भाग थे: मतदान, न्यायालय परीक्षण और शपथ। मानक मतदान अवधि के बाद 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुष रईसों को एक विशेष दिन पर अदालत में जाना था और उस राजकुमार के पीछे बैठना था जिसने समर्थन करना चुना था। एक बार बैठने के बाद सभी राजकुमार अपने भाषणों और न जाने क्या क्या से अधिक लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। यदि कोई किसी अन्य राजकुमार से प्रभावित महसूस करता है तो वह जाकर उस राजकुमार के बगल वाली कुर्सियों पर बैठ सकता है। परीक्षणों के दौरान राजा राजकुमार से सवाल पूछते थे, जैसे वे कारोना के लिए क्या करेंगे, वे अन्य साम्राज्यों से खतरों को कैसे संभालेंगे, इत्यादि। जहां तक शूरवीरों का सवाल है, चूंकि उन्होंने पहली बार मतदान किया है, इसलिए उन्हें दोबारा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षणों के बाद सभी राजकुमारों को शपथ लेनी थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था और वादा किया था वह राजा बनने पर संभव होगा। अंत में प्रत्येक राजकुमार के नीचे बैठे लोगों की कुल संख्या को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा और फिर से दर्ज किया जाएगा। अगले 2 दिनों के भीतर राजा अपने मंत्रियों के साथ परिणाम पर चर्चा करेंगे। राजा अपने सभी पुत्रों की क्षमता और नैतिकता के साथ साथ उन्हें मिले वोटों की संख्या भी देखेगा। ट्रेल्स के दौरान पूछे गए सभी प्रश्न उनकी क्षमता और उनके दिल का परीक्षण करने के लिए थे। राजा नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति शासन करे जिसमें जनता का हित न हो, भले ही उन्हें कितने भी वोट मिले। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता थी जो अपने शत्रुओं के प्रति कुछ हद तक क्रूर भी हो। उनकी क्षमता का आकलन इस बात से भी किया जा सकता है कि उन्होंने अपने भाषणों से कितने लोगों को इकट्ठा किया था। लोगों का मन बदलना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए राजा ये देखना चाहता था कि प्रत्येक राजकुमार के पक्ष में कितने अमीर बचे हैं या शामिल हुए हैं। एक नेता होने का मतलब ये जानना है कि जनता की राय को कैसे प्रभावित और नियंत्रित किया जाए। एक कमजोर इरादों वाला राजा आसानी से लोगों को विद्रोह या उससे भी बदतर स्थिति में ले जा सकता है। हमेशा ऐसे कुलीन लोग होते थे जो गुप्त रूप से हमेशा के लिए एक ही परिवार के शासन के विचार का विरोध करते थे। एक कमजोर इरादों वाला राजा इन लोगों को अपने राजघरानों के खिलाफ जनता को एकजुट करने का मौका देगा। राजा को यह भी सुनिश्चित करना होता था कि भावी राजा कायर, लालची या अदूरदर्शी न हो। उसे निश्चित रूप से ऐसे राजकुमार की जरूरत नहीं थी जो लालच के कारण अपना साम्राज्य बेच दे, या ऐसा राजकुमार जो क्रोध के कारण कायर होकर भाग जाए। उसे एक ऐसे राजकुमार की जरूरत थी जो साम्राज्य के लिए मर जाए, भले ही दुश्मन ने साम्राज्य पर सफलतापूर्वक आक्रमण कर दिया हो। दरअसल इन 2 दिनों के भीतर राजा अपने सभी पुत्रों का मूल्यांकन करेगा और सबसे अच्छे उम्मीदवार को चुना जाएगा, और तीसरे दिन कारोना के नए शासक की घोषणा कर दी जाएगी। भले ही पिछले राजाओं और वर्तमान राजा के दिल में कारोना था, सांता जानता था कि वर्तमान उम्मीदवारों में से कोई भी इस कार्य के लिए तैयार नहीं था। वे सभी घमंडी, लालची और स्वार्थी थे। हालांकि ट्रायल और मतदान सभी एक उचित सौदे की तरह लग रहे थे, ये वास्तव में अभी भी बहुत अधिक रक्तपात और हिंसा से भरा हुआ था। इन राजकुमारों द्वारा रईसों को वोट देने के लिए रिश्वत दी जाती थी या धमकी दी जाती थी। अधिकांश कुलीन परिवार सुरक्षित रहने के लिए सभी राजकुमारों को वोट देंगे। पिता पहले राजकुमार के लिए मतदान करेगा, उसका एक बेटा दूसरे राजकुमार के लिए मतदान करेगा, इत्यादि। जिनकी केवल बेटियां हैं वे केवल प्रार्थना और कामना कर सकते हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही चुनाव किया हो। वरना क्या होगा अगर जिस राजकुमार को उन्होंने चुना था वह जीत नहीं पाया, तो क्या उनके पूरे परिवार को हमेशा के लिए परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा? सांता वोट नहीं देना चाहता था क्योंकि उसके पिता और भाई पहले ही सभी राजकुमारों को कवर कर चुके थे, इसलिए वह अभी के लिए ठीक था। लेकिन किसी कारण से इन राजकुमारों ने उसे जाने नहीं दिया। अब 1 महीने से अधिक समय से वे उनमें से एक को अपना समर्थन दिखाने के लिए उसे और अन्य रईसों को इधर उधर परेशान कर रहे थे। यदि सांता ने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो सक्षम था, तो वह निश्चित रूप से उन्हें वोट देगा। लेकिन यह बहुत बुरा था कि किसी भी राजकुमार को उनके पिता के बाद नहीं लिया गया। इन मूर्ख राजकुमारों ने कारोना पर अपने स्टोर और व्यवसायों के लिए परेशानी पैदा करने के लिए लोगों को काम पर रखना शुरू कर दिया। पिछले 2 हफ्तों में उनकी 3 दुकानों में आग लग गई, जबकि कुछ को या तो लूट लिया गया या उनके कर्मचारियों को रोजाना परेशान किया गया। चूंकि उनके स्टोव बाहरी तौर पर पत्थर के बने थे, इन लोगों ने गार्डों को मार गिराया और स्टोव के भीतर मौजूद सामान, लकड़ी के ढांचे और अन्य वस्तुओं को जला दिया। सौभाग्य से उनका 95% माल उनकी संपत्ति में रखा गया था। वह प्रत्येक दुकान को केवल पर्याप्त प्रावधानों की आपूर्ति करेगा जो 1 सप्ताह से अधिक नहीं चलेगा। यह चोरी और अन्य छोटी मोटी समस्याओं को रोकने के लिए था। अगर लोग घुस भी जाते तो भी वे उससे ज्यादा कुछ चुरा नहीं पाते।
और प्रत्येक व्यावसायिक दिन के अंत में कमाए गए पैसे को दर्ज किया जाता था और उसकी संपत्ति में वापस लाया जाता था। उनके 12 मुख्य सहायकों में से प्रत्येक का उनके संपदा में एक कार्यालय था और वे उनके सभी स्टोरों के लिए प्राथमिक लेखाकार थे। कारोना के चारों ओर सांता की 9 से अधिक संपत्तियां थीं। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि श्रमिक भुगतान पाने के लिए संपदा में आए इत्यादि। कारोना की सड़कें दिन में भी सुरक्षित नहीं थीं। जब सांता ने पहली बार व्यवसाय शुरू किया था तो उसके सारे पैसे और सामान दिन दहाड़े लूट लिए गए थे। यदि उसकी मां ने गुप्त रूप से उसे पुनः आरंभ करने के लिए पैसे उधार न दिए होते तो सांता को यकीन था कि वह अभी भी अपने खोए हुए सारे पैसे के लिए रो रहा होता। उसकी मां वास्तव में अपने पिता की संपत्ति से पैसे चुराने और उसे देने का साहस कर रही थी। आखिरकार उसने अपने पिता को पता चले बिना ही पूरा कर्ज चुका दिया। मां वास्तव में एक आशीर्वाद थी। उस अनुभव ने उसे सिखाया कि सिर्फ इसलिए कि सूरज चमक रहा था इसका मतलब यह नहीं था कि पूरे दिन बारिश नहीं हो सकती थी। तब से वो और अधिक सतर्क और निरीक्षण करने वाला हो गया। इन राजकुमारों ने सोचा होगा कि उन्होंने उसके व्यवसाय को पनडुब्बी बना दिया है, लेकिन वे बहुत गलत थे। मामूली आग लगने, डकैती या व्यापारिक गड़बड़ी से उसे क्या नुकसान होगा। कृपया, वह एक उचित व्यवसाय व्यक्ति थे। उन्होंने पाइनो महाद्वीप के अन्य साम्राज्यों के साथ यात्रा और व्यापार किया था। पूरे महाद्वीप में उसके कई स्टोर भी थे। कारोना ने उसे अपनी संपत्ति का केवल 20% दिया, इसलिए उसे यकीन था कि वह अभी भी कुछ हद तक अमीर होगा। हालांकि इन गड़बड़ियों ने अभी भी उसके नकदी प्रवाह को प्रभावित किया। वह जानता था कि वे केवल अस्थायी होंगे। एक बार जब एक राजा का चयन हो जाता और उसे ताज पहनाया जाता तो ये सभी बचकानी हरकतें बंद हो जाती। लेकिन हाल ही में ये राजकुमार वास्तव में उसके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। कारोना छोड़ने से पहले उन्हें इन सभी मुद्दों से निपटने की जरूरत थी। यही कारण था कि इस बार वह लंदन या उसके अन्य ग्राहकों से मिलने नहीं गए। वह अपने स्थान पर केवल अपने अधीनस्थों को खुले समुद्र में भेज सकता था। ट्रायल शुरू होने में केवल 5 दिन बचे थे। हालांकि वह इसमें भाग नहीं ले रहा था, लेकिन ये जितनी जल्दी समाप्त हो जाए कारोना में सभी के लिए बेहतर होगा। इस बार कितना बड़ा नुकसान हुआ? संता ने पूछा। युवा मास्टर, उन्होंने गिरोह के कुछ सदस्यों को परेशानी पैदा करने और हमारे कर्मचारियों को पीटने के लिए उकसाया था। उनके सबसे भरोसेमंद सहायक वेन ने घबराए हुए स्वर में उत्तर दिया। क्या आपने घायल लोगों को औषधालय भेजा है? मैंने यंग मास्टर किया, लेकिन कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। आगे बढ़ें। वास्तव में क्या हुआ? यंग मास्टर, वो 3 युवक ये कहते हुए आए कि वे देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन से उत्पाद हैं। फिर किसी ने किसी चीज के लिए भुगतान किया और उसे खा लिया। बाद में वह खांसने लगा और ऐसे व्यवहार करने लगा मानो वह मर रहा हो। बहुत सारे लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हुए उसके चारों ओर जमा हो गए। तभी न जाने कहां से जुबा गैंग के लोग आए और बोले कि हम लोगों को जहरीला उत्पाद बेच रहे हैं। वहां से उन्होंने हमारे कर्मचारियों को पीटने का बीड़ा उठाया। अब लोग सोचते हैं कि हम जहरीले उत्पाद बेच रहे हैं। क्या प्रतिष्ठा लगभग नष्ट हो गई है? वो युवा मास्टर, हमें इस मुद्दे का तुरंत समाधान करने की आवश्यकता है, वेन ने कहा। संता ने अत्यधिक नाटकीय वेन को देखा और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। युवा मास्टर, यह मजाकिया नहीं है। हम क्या करें? उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर एक बार के लिए गंभीर क्यों नहीं हो सकता? वेन ने असहाय रूप से सांता की ओर देखते हुए सोचा। हा, वेन शांत हो जाओ, संता ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा। चिंतित वेन की साइट उसे हमेशा हंसाती थी। सांता की किसी भी बड़ी या छोटी समस्या को लेकर वेन हमेशा घबरा जाता था। कभी कभी वेन इन समस्याओं के कारण नींद खोने की हद तक भी पहुंच जाता था। संता को उन चीजों पर चिंता करना पसंद नहीं था जिन्हें वह बदल नहीं सकता था, या जो चीजें पहले ही हो चुकी थी। उसे केवल आगे बढ़ने की परवाह थी। सांता एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहता था। वेन, तुम मुझे कब से जानते हो? क्या आपको लगता है कि ये छोटी छोटी बातें मुझ पर असर डालेंगी? उद्धरण चिन्ह। लेकिन वेन रुक गया और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। युवा मास्टर, क्या आपके पास कोई योजना है? आप क्या सोचते हैं? अध्याय 64 किंग बार्न्स निर्णय। रॉयल बार्न पैलेस, आर्केडिना। एलेक बार्न ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और वास्तव में उन्हें उनसे निराशा हुई। वह जानता था कि ऐसा करने के लिए उसके दूसरे और तीसरे बेटे ने उन्हें रिश्वत दी थी, लेकिन उनके आदेशों की अवहेलना करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वह स्वयं एक षड्यंत्रकारी और षड्यंत्रकारी व्यक्ति था, इसलिए वह अपने उन दोनों बेटों में चालाकी को आसानी से पहचान सकता था। उसके मन में उसका एकमात्र अच्छा बेटा एली था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉनर और जेम्स ने उसके लिए कितनी परेशानियां पैदा की, एली ने कभी उनका जवाब नहीं दिया। एली हमेशा शांत, दयालु थी और एलेक की नजरों में काफी मासूम दिखती थी। लेकिन एलेक को यह नहीं पता था कि उसका तथाकथित मासूम बेटा अपनी भावनाओं और अपनी योजनाओं को छिपाने में बहुत अच्छा था। एली निस्संदेह अपने भाइयों में सबसे बुरा था। एली मादा सफेद कमल का नर संस्करण था। एलेक को यह भी यकीन था कि चूंकि एली पहले से ही राजकुमार था, इसलिए उसे लक्ष्यहीन रूप से परेशानी की तलाश में जाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए उसने अपने बाकी 2 बेटों से ज्यादा एली पर भरोसा किया।
अंदर से एलेक सचमुच खुश था कि उसके छोटे बेटों ने अपने भाई की हत्या करने की कोशिश करने के बजाय उसके अधिकार को खुलेआम चुनौती दी थी। वे अभी भी उसके बेटे थे, इसलिए वह अब भी चाहता था कि वे सद्भाव से रहें। उनका मानना था कि उनके बच्चों में से कोई भी उतना साहसी नहीं होगा जितना वह अपने दिनों में थे। उन्हें यकीन था कि उनमें से कोई भी कभी भी दूसरे की हत्या करने की कोशिश नहीं करेगा। क्या उसने अपने परिवार के साथ जो किया उसका उसे पछतावा है? बिल्कुल नहीं। प्रथम राजकुमार के रूप में अर्काडिना का राजकुमार होने का अधिकार उसे दिया गया था, लेकिन उनके पिता ने यह पद उनके छोटे भाई ओडिन को दे दिया। वह इसे कैसे ले सकता है? जब वे छोटे थे तब से ही वह ओडिन से घृणा करते थे। ओडिन इतना बुद्धिमान क्यों था? उसके पूर्वजों के देवता वास्तव में उसके इतने विरुद्ध कहाँ है? ओडिन ने शिक्षा और नाइटहुड दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए सभी लोग उसे पागलों की तरह प्यार करते थे। एलेक ने सोचा कि ओडिन मूर्ख था। ओडिन अक्सर बाजार क्षेत्र में घूमता रहता था और उन घृणित किसानों को शारीरिक श्रम करने में मदद करता था। कभी कभी ओडिन हीले की हवेली में भी जाते थे और आम लोगों की चोटों के इलाज में मदद करते थे। बहुत घिनौना। एक राजकुमार एक तुच्छ जीवन वाले कुत्ते के घावों को कैसे छू सकता है? वह युवराज बनने के योग्य कैसे था? एलेक जानता था कि अब तक भी उसके लोग केवल उससे डरते थे और कभी भी उसे शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया था। आज तक भी उनके भाई ने उनका दिल जीत लिया था। उसके भाई की याददाश्त खत्म क्यों नहीं हो सकी? अगर वह इतना होशियार था तो इतनी आसानी से कैसे मर गया? एलेक को किसी बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। ताकतवर की हमेशा जीत हुई थी। दुनिया की यही रीत थी। ओडिन को इतना कमजोर दिल वाला होने के लिए किसने कहा? टियस्क उसकी सही सेवा करता है। एलेक को अभी भी वह दिन याद है जब उसने अपने पिता और ओडिन को मार डाला था। ओडिन को मारने के लिए निकलने से ठीक पहले उसने ऑगस्टस की वाइन में जहर मिला दिया था। ओडिन को मारने के बाद वह अपने मरते हुए पिता को देखने के लिए घर वापस चला गया। उसने अपने पिता के मरते हुए चेहरे को देखा और उस पर थूक दिया। उसने बुरे आदमी के सामने अपनी बात कबूल कर ली और यहां तक कि उसके गले में चाकू घोंपकर बुरे मूर्ख का दर्द कम करने की पेशकश भी की। ऑगस्टस को इतना सदमा लगा कि वह निःशब्द हो गया। एक बार जब उसने एलेक को ये कहते हुए सुना कि उसने ओडिन को मार डाला है, तो ऑगस्टस ने अपनी आंसू भरी आंखें बंद कर ली और अफसोस के साथ मर गया। एलेक ने अपने पिता के चेहरे की ओर देखते हुए व्यंग्य किया। आखिरकार उनकी जीत हुई। वह अर्काडिना का नया शासक होगा। उसके पूर्वजों के कौन से देवता थे? यदि वे वास्तव में उसके विरुद्ध होते तो उन्होंने ओडिन और ऑगस्टस को मरने से बचाया होता। लेकिन चूंकि उन्होंने उसके पिता और भाई को इतनी आसानी से मरने दिया, इसका मतलब यह था कि अर्काडिना पर शासन करना उसके पूर्वजों की इच्छा थी। और इसी मानसिकता के साथ उसने हत्या का सिलसिला शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से उसने उन सभी रईसों को मार डाला जो उसका विरोध करते थे और एक सच्चे तानाशाह के रूप में अर्काडिना पर दृढ़ता से शासन करते थे। उनके शब्द हमेशा कानून थे और किसी ने भी उन पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब उसके मंत्री उसे एली के बारे में अपना मन बदलने की कोशिश कर रहे थे। सपने देखते रहो, ऐसा कहने के लिए वे उसकी पसंद से असहमत थे कि अगला शासक कौन होगा। हे उन्हें कहना पड़ा, पिछले महीने में वे वास्तव में बहुत अधिक उत्साहित हो गए थे। उन्हें इस बात का दुख था कि इस गड़बड़ी में उनकी दूसरी और तीसरी पत्नियों के साथ साथ उनके बेटों का भी हाथ है। उन्हें वास्तव में पूरे घटनाक्रम के दौरान अपनी पहली पत्नी के शांत रवैये के लिए उसकी सराहना करनी पड़ी। हालांकि उसके प्रति उसका प्यार बहुत पहले ही मर चुका था, फिर भी वह एली की मां थी। इसलिए उसने एली की वजह से उसका समर्थन दिखाने का फैसला किया। अब जब राजा बान बूढ़ा हो गया था तो उसने अपने महल में 3 युवा वेश्याओं को भी शामिल कर लिया था। इस युग में वेश्यावृत्ति की अनुमति दी गई थी क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इससे बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार और हस्तमैथुन जैसी बड़ी बुराइयों को रोकने में मदद मिलती थी। चूंकि ये लड़कियां कक्षा में इतनी निचली थी कि उन्हें राजा की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने औषधालय से ऐसी दवाएं बनवाई जो उन्हें समय के साथ बंजर बना देती। निस्संदेह ये महिलाएं किंग ब्रांस की योजनाओं से अनभिज्ञ थीं। इसलिए उनमें से एक का भी सपना था कि उसका एक बेटा राजा बने, लेकिन किसने सोचा होगा कि राजा खलिहान उनसे एक कदम आगे होगा। किंग बान अक्सर प्रबंधकों और रसोइयों से इन दवाओं को अपने भोजन और पेय में शामिल करने के लिए कहते थे। वह सर्वशक्तिमान राजा बान का एकमात्र वेश्या से बच्चा कैसे हो सकता है? सच, यह उससे भी बड़ा अपमान होगा जो उसने लैंडन की मां के साथ झेला था। उनके युवा और आकर्षक रूप के कारण राजा बान को अपनी पहली और दूसरी पत्नियों के रूप रंग से घृणा हो गई थी। जहां तक तीसरी पत्नी का सवाल है, वह अभी भी बहुत पतली और बहुत सेक्सी थी। इसलिए वह अकेली थी जो अभी भी किंग बान के साथ संभोग का आनंद लेती थी। अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी पहली और दूसरी पत्नियों ने अपना सपाट पेट और पतला शरीर खो दिया था। वे बड़े हो गए और उनके नितंबों पर बहुत अधिक भार आ गया। जिन दुबली पतली स्त्रियों से उसने विवाह किया था वे कहाँ थीं? दरअसल उनकी पत्नियां मोटी नहीं थीं, सिर्फ सुडौल थीं। लेकिन इस जमाने में पतला होना प्रचलन में था और सुडौल भारी महिलाओं को अनाकर्षक माना जाता था। जब उसने दुबली पतली वेश्याओं की तुलना अपनी पत्नियों से की तो उसे आश्चर्य होने लगा कि उसने उनमें क्या देखा है। एक महिला का स्थान उसके पति की रसोई, घर और शयन कक्ष में था।
उनकी पत्नियों के रूप में, चूंकि उन्होंने अपने जीवन में एक दिन भी काम नहीं किया, अगर वे उनकी नजर में घृणित हो गई तो उन्हें रखने का क्या मतलब था। पुई, वह उनसे बात करना भी बर्दाश्त नहीं करता था, इसीलिए उसने उन्हें अपने आंगन से बहुत दूर दे दिया था। वह उन मोटे सुअरों के साथ सोने के बजाय दोबारा कभी प्यार नहीं करना चाहेगा। बहुत घृणित। मेरे राजा, मुझे सच में लगता है कि प्रिंस कॉनर सिंहासन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, उनके एक मंत्री ने कहा। वह सही कह रहे हैं महाराज, प्रिंस कॉनर एक उत्कृष्ट विकल्प है। बकवास, हर कोई जानता है कि प्रिंस जेम्स राजत्व के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। यह सही है, वह भले ही युवा है लेकिन उसने बार बार खुद को साबित किया है। / चिन्ह, नहीं, ये राजकुमार कॉनर है। / चिन्ह, प्रिंस जेम्स। एलेक अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसने उछलकर अपने सभी मंत्रियों के सिर पर जोरदार तमाचा मारने की इच्छा जताई। खुद को बार बार साबित किया। उन्होंने अपने अन्य बेटों के इन चमत्कारों को कभी कैसे नहीं देखा। तो कोई भी मेरे बेटे एली का समर्थन नहीं कर रहा है। / चिन्ह, राजा बान ने उदासीनता से पूछा और अपने मंत्रियों की ओर देखा जिनके चेहरे जमीन की ओर थे। महामहिम, ऐसा नहीं है कि हम राजकुमार एली का समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन लोग एक और राजकुमार को युवराज के रूप में चाहते हैं। / चिन्ह, महामहिम, ये सही है। उस दिन काले बाजार में हजारों लोग इकट्ठा थे जो चाहते थे कि राजकुमार एली को युवराज पद से हटाया जाए। महामहिम, राजकुमार जेम्स विशेष रूप से लोगों की बहुत परवाह करते हैं। उसने उन्हें भोजन और धन दिया ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें। महामहिम, प्रिंस कॉनर ने राजधानी के अस्पतालों और गरीबों का भी दौरा किया। मुझे लगता है कि उन्हें एक मौका देना अच्छा होगा। धमाके, एलेक ने अपनी कुर्सी के हत्थे पर अपना हाथ जोर से मारा। तो आप सब मुझे बता रहे हैं कि जिस राजकुमार को मैंने, राजा एलेक बान ने चुना है, वह शासन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एलेक ने हाड़ कंपा देने वाले स्वर में कहा। अपने क्रोधित राजा को देखकर मंत्री भय से कांपने लगे। चाहे आप सब कुछ भी कहें, मेरी पसंद हमेशा राजकुमार एली ही रहेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सभी चीजों पर अच्छी तरह से विचार करें। हे, जो कोई भी सहमत नहीं है वह अपना जीवन मुझे सौंप सकता है। / चिन्ह, हर कोई डर के मारे सिर झुकाते हुए तेजी से कांपने लगा। जब उनका राजा क्रोधित होता था तो वह वास्तव में डरावना होता था। एलेक ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और उपहास किया। कायरों का एक झुंड। डर था और हमेशा ही एकमात्र तरीका था जिससे वह उन्हें नियंत्रित कर सकता था। अब आगामी असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। आप सभी काम को कैसे विभाजित करने की योजना बना रहे हैं। / चिन्ह, माय लॉर्ड, अब तक हमने सीमा के आसपास के 5 शहरों को खो दिया है। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि चूंकि वहां 3 राजकुमार हैं, प्रत्येक राजकुमार को प्रत्येक शहर में जाने दिया जाए और उन्हें वापस लेने का प्रयास किया जाए। एक बहादुर मंत्री ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ मेरे प्रभु। जहां तक अन्य 2 शहरों की बात है, हमने पहले ही पश्चिम के सिटी लॉर्ड शैनन और दक्षिण के सिटी लॉर्ड बैरन को पत्र भेजकर उन्हें उनके मिशन के बारे में बता दिया था। एक अन्य मंत्री ने कहा, वास्तव में मंत्रियों ने ऐसा इसलिए किया ताकि यदि अन्य राजकुमारों में से एक ने युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया तो उनका राजा प्रभावित हो जाएगा और स्वेच्छा से एली को राजकुमार के रूप में बदल देगा। ये उनका प्लान बी था। अच्छा, प्रत्येक राजकुमार और 2 नगर स्वामियों को नगरों की सुरक्षा के प्रभारी मुख्य नेता बनने दे। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं होगा। 4 अन्य नगर स्वामी और उनकी सेनाएं शहरों को वापस लेने में प्रत्येक नेता की सहायता करें। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, यदि वे हमारे क्षेत्रों को वापस लेने में सफल नहीं हो सकते तो उन्हें वहीं मर जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। मैं अपने साम्राज्य में बेकार लोगों को रहने और पनपने की अनुमति नहीं दूंगा। अध्याय 65 सफाई। बेमार में उस अप्रिय युद्ध को 3 दिन हो चुके थे। सैनिक अब अपने सैन्य पाठ को अधिक गंभीरता से लेने लगे। वे तोपों से होने वाले सभी दुष्प्रभावों और चोटों को और अधिक समझना चाहते थे। यदि किसी दिन उन पर इस प्रकार के हथियारों से हमला किया जाता, उन्होंने अपनी प्राथमिक चिकित्सा कक्षाओं को भी अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। जब उन्हें अपने दुश्मनों के भयानक दृश्य की याद आई तो वे थोड़ा कांपने से खुद को नहीं रोक सके। पछताने की अपेक्षा तैयार रहना बेहतर था। उस लड़ाई के बाद सैनिकों ने सभी तलवारें और कवच एक साथ इकट्ठा किए और उन्हें निर्माण कंपनी को भेज दिया। हथियारों को पिघलाया जाना था और जो भी उचित लगे उसका उपयोग किया जाना था। लेनेडन ने सोचा कि बेहतर होगा कि युद्ध के सभी सबूतों को एक ही बार में पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। इस युग में ढाल और अन्य हथियारों को उनके क्षेत्रों के आधार पर चिन्हित किया गया था। यदि एक दिन पुरुष इन हथियारों के साथ चले गए तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उन्हें रिविडेल हथियारों तक कैसे पहुंच मिली। इन 3 दिनों के भीतर लैंडन और सैनिक खेतों में गए और आसपास पड़े सभी शवों के हिस्सों को साफ किया। वे कान, आंखें और शरीर के अन्य हिस्से उठा ले गए थे। यहां तक कि एक पूरा पैर खेतों में पड़ा हुआ देखा गया। लेनेडन ने लोगों से शरीर के सभी हिस्सों को ढेर कर दिया और उन्हें एक विशाल अलाव में जला दिया। चूंकि वे शत्रु शूरवीर थे, इसलिए उन्हें यहां दफनाया जाना वर्जित था। इस युग में लोगों का मानना था कि अपने शत्रु को अपनी भूमि पर दफनाने से अभिशाप लगेगा और भूमि पर दुर्भाग्य आएगा।
चूंकि वे इस तथ्य में विश्वास करते थे कि उनके पूर्वज देवता थे, उनका ये भी मानना था कि मृत व्यक्ति एक दिन शक्तिशाली पूर्वजों में बदल जाएंगे जो बेमार के विकास में बाधा बनेंगे। ये भी माना जाता था कि अगर उन्हें यहाँ दफनाया गया तो इन लोगों के पास अपनी पत्नियों को प्रसव से रोकने, उनके परिवारों को भयानक बीमारियां देने आदि की भी शक्ति होगी। आखिरकार ये लोग उनके दुश्मन थे, इसलिए वे आने वाली कई पीढ़ियों तक अपने बच्चों और परिवारों को कभी नहीं बख्शेंगे। निस्संदेह लैंडन को उस धोखेबाजी पर विश्वास नहीं था, लेकिन चूंकि उसके लोग इस पर विश्वास करते थे, इसलिए उसके पास सभी शत्रु शूरवीरों को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब उन्हें जला दिया गया तो उनकी राख को इकट्ठा किया गया और गाड़ी से बेमार्ट से बहुत दूर ले जाया गया और रिवरडेल शहर के करीब फेंक दिया गया। लोगों ने गुप्त रूप से रिवरडेल के निकटतम जंगल में एक बड़ा गड्ढा खोदा और राख को जमीन में गाड़ दिया। जाने से पहले उन्होंने वैगन को भी जला दिया और वैगन की राख को भी जमीन में दबा दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें डर था कि कोई वास्तव में इस वैगन का उपयोग किसी दिन बेमार्ट में प्रवेश करने के लिए कर सकता है। इसके अलावा चूंकि मृत शूरवीरों की राख के कुछ निशान अभी भी वैगन पर थे, इसलिए एकमात्र विकल्प मदरफायर को जलाना था। उन्होंने राख को दफना दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि हवा इस राख को सफलतापूर्वक मीलों दूर बेमार्ट तक उड़ा सकती है। लोगों ने कहा था कि बेमार्ट की तुलना में मृत शूरवीरों के लिए रिवरडेल को परेशान करना बेहतर था। लैनेडन अवाक था। उसके सैनिकों ने वास्तव में सिर्फ इस वजह से जेम्स बॉन्ड स्टंट किया था। क्या वे अपने कौशल का उपयोग किसी बेहतर चीज के लिए नहीं कर सकते? मजेदार बात यह थी कि जब वे वापस आए तो वे खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और यहां तक कह रहे थे कि मिशन पूरा हो गया। आखिर तुम्हें इस तरह का मिशन किसने दिया? क्या मैंने आप लोगों से दुश्मन के वन क्षेत्र में चुपचाप जाने के लिए कहा था? और बेमार्ट से 2.5 घंटे की दूरी पर हवा कैसे राख उड़ा देगी? क्या आप लोग कुछ ज्यादा ही पागल नहीं हो रहे हैं? जब उसने उनके चेहरों पर गर्व के भाव देखे तो उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। ये सब पूर्वजों के कारण। वास्तव में उसके सैनिक राख को समुद्र में फेंकना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि लहरें राख को वापस सतह पर ले आएंगी। और समुद्र को छूने वाली दुश्मन की राख के बारे में एक और हास्यास्पद कहानी थी जिससे लैंडन तंग आ गया था। इस बिंदु पर लैंडन अब उनसे परेशान भी नहीं हो सकता था। एक बार जब शवों को सफलतापूर्वक हटा दिया गया तो मैदान के जिन क्षेत्रों में गड्ढे थे वे जमीन, कुचले हुए पत्थरों और घास से भर गए थे। जहां तक खून की बात है, लैंडन ने थोड़े से पानी के साथ ढेर सारा ल्यूमिनोल रसायन मिलाया था और इस मिश्रण को पूरे खेतों में छिड़क दिया था। अपराध जांच के लिए पृथ्वी पर हमेशा ल्यूमिनोल का उपयोग किया जाता था। ये सभी खून के धब्बों को अच्छी तरह से हटाने के लिए एकदम सही रसायन था। घने लाल रंग के खेत जो कभी ऐसे दिखते थे जैसे किसी ने उन पर केचप की एक विशाल बोतल छिड़क दी हो, अब फिर से हरे दिख रहे थे। युद्ध के सभी सबूत सफलतापूर्वक हटा दिए गए थे। सौभाग्य से बेमार्ट में कभी कोई नहीं गया, इसलिए उन्होंने पकड़े जाने के डर के बिना सभी काम आसानी से पूरा कर लिया। सफाई प्रक्रिया के दौरान लोगों को शूरवीरों की जेबों और जमीन से बहुत सारे सिक्के मिले थे। सिक्के 21,000 सोने के सिक्कों के बराबर थे। लैंडन ने उन वारंट सैनिकों के बीच सिक्के वितरित किए जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था और उन लोगों के बीच जिन्होंने सफाई कर्तव्यों में सहायता की थी। लैनेडन को लगा कि यह सर्वोत्तम के लिए है। शुरुआत में पैसा उनका था क्योंकि अंत में सारा काम उन्होंने ही किया। जहां तक घोड़ों की बात है, जो मरे हुए थे उन्हें साफ करने और नागरिकों को मांस के रूप में बेचने के लिए खाद्य उद्योग में भेजा गया था। बेशक उसने सेना और स्कूलों को कुछ मांस मुफ्त में भेजा था, उस युद्ध के कारण जो सैनिकों ने अभी अभी लड़ा था। और अरे, बच्चों को किसी भी चीज के लिए भुगतान क्यों करना चाहिए? उन्होंने 4,319 घोड़े भी बरामद कर लिए थे जिन्हें उन्होंने तुरंत ऊपरी क्षेत्र के अस्तबलों में भेज दिया। लैंडन ने भविष्य में और अधिक स्थिर लड़कों या जानवरों की देखभाल करने वालों को जोड़ने के लिए पहले से ही एक मानसिक नोट बना लिया था। ये देखभालकर्ता घोड़ों के अलावा अन्य जानवरों की देखभाल करेंगे, इसलिए उनकी संख्या बढ़ाना एक अच्छा विचार था। अभी चूंकि वहां केवल 12 स्थिर लड़के थे, उनके पास वास्तव में स्टाफ की कमी थी। 4,319 घोड़ों के साथ बेमार्ट के पास अब 6,890 घोड़े हो गए। लैंडन ने स्थिर लड़कों को अगले महीने तक रुकने के लिए कहा, इससे पहले कि वह उनकी सहायता के लिए और लोगों को जोड़ते। बस एक सप्ताह और स्थिर लड़कों ने सोचा। चूंकि वह सफाई करके चला गया था, लैंडन ने अपनी डेट के लिए तैयारी करने का फैसला किया। वह 3 दिन पहले लूसी के साथ डेट पर जाने वाला था, लेकिन इस भयानक युद्ध ने उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। जब लूसी को उस दिन युद्ध के बारे में पता चला तो वह इतनी सदमे में थी कि वह तारीख के बारे में भूल गई। युद्ध कब हुआ, उसे इसके बारे में कुछ भी कैसे पता नहीं चला। आमतौर पर मध्य क्षेत्रों के नागरिक नियमित रूप से तोप की गोलियों की आवाज सुनते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ अभ्यास कारणों से था। निचले क्षेत्र के लोग कुछ सुन भी नहीं सकते थे, इसलिए वे ठीक थे। लूसी के रूप में जो ऊपरी क्षेत्र में थी, आमतौर पर शूरवीर ऊपरी क्षेत्रों में अभ्यास करते थे, लेकिन चूंकि युद्ध मध्य क्षेत्र के गेट पर हुआ था, वह लगभग एक भी बात नहीं सुन सकती थी। उसने अपना दिन शांति से पढ़ाते हुए बिताया था, इसलिए उसे किसी युद्ध के बारे में कैसे पता चलेगा। लूसी को बेचैनी होने लगी। क्या दुश्मन बदला लेने के लिए वापस आएंगे? क्या वे उसकी खुशी को ऐसे ही नष्ट करना चाहेंगे? उसे क्या करना चाहिए?
क्या होगा अगर वे लोग जिन्हें लैंडन ने जाने दिया अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ वापस आ जाएं? लैंडन ने बड़ी मेहनत से उसे स्थिति समझाए और बार बार समझाया कि बीमार ठीक हो जाएगा। कम से कम 10 बार आश्वस्त होने के बाद ही लूसी शांत हुई। आमतौर पर लैंडन नाश्ते के समय या रात को वापस आने पर लूसी को देखता था। वे प्रतिदिन 2-3 घंटे बात करते और हंसते हुए बिताते थे। कई बार वह उसे बीमार के आसपास भी देखता था। लैंडन समझ गई कि उसे भी एक काम करना है। कभी कभी जब वह खाली होता तो वह व्याख्यानों में व्यस्त रहती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शादी किसी यूनिवर्सिटी लेक्चरर से हो रही है। वह जल्दी स्कूल आती थी, पढ़ाती थी, शोध करती थी, पढ़ती थी और कभी कभी रात 8 या 9 बजे तक स्कूल में रुकती थी। यहाँ तक कि जब लैंडन ने पूछा कि क्या लूसी चाहती है कि उसकी कक्षाएं कम हो जाएं, तो उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वह इसके बिना खालीपन महसूस करेगी। यह अब उसका अभिन्न अंग बन गया था। उसके छात्र उसकी ओर देखते थे और जब वे उसे बीमार के आसपास देखते थे तो वे उसका स्वागत करते थे और उसे बताते थे कि वे उसकी कक्षाओं की कितनी सराहना करते हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह उपलब्धि की इस भावना को छोड़ देती। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि शिक्षक पूरे वर्ष पढ़ाते हैं। स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी, इसलिए लूसी को पता था कि वह उस दौरान कुछ हद तक खाली होगी। चूंकि रात के 8:30 बज चुके थे, लैंडन को यकीन था कि लूसी ने अपना व्याख्यान पूरा कर लिया है। वह उसकी कक्षा के बाहर ट्यूलिप का एक गुच्छा लेकर इंतजार कर रहा था, जिसे उसने अपने महल के बगीचे से चुराया था। लैंडन का मतलब चुराना था, क्योंकि जब भी वह बगीचे से कोई फूल तोड़ना चाहता था तो 3 बंदूकधारी, बूढ़ा विलो और उसके दोस्त उसे इधर उधर परेशान करते थे। वे कहते रहे कि उन्हें उनकी अनुमति के बिना फूलों को छूने का कोई अधिकार नहीं है। लैंडन वास्तव में उन 3 बूढ़े दादाओं के सामने असहाय था। उसे अपने ही बगीचे में फूलों को छूने का अधिकार कैसे नहीं हो सकता? वास्तव में उसका कोई मतलब है। अजीब बात है, उन्होंने उसे बबुआ कहना बंद कर दिया था और उसे सन्नी बॉय कहना शुरू कर दिया था। लैंडन अपनी कक्षा खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। आखिरकार कक्षा समाप्त हो गई। एक बार जब लैंडन को यकीन हो गया कि उसकी कक्षा में कोई और छात्र नहीं है, तो वह ट्यूलिप का गुलदस्ता पकड़े हुए अंदर चला गया और तुरंत उसे आश्चर्यचकित कर दिया। आह भाई लैंडन, आप यहाँ कब आए? फर्क पड़ता है क्या? उसने फूल उसे थमाते हुए उत्तर दिया। ये प्यारे हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि वे मेरे पसंदीदा हैं? ये जानना मेरा कर्तव्य है। वाईफाई, लैंडन ने उसकी ओर प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। हमेशा की तरह उसका चेहरा फिर से टमाटर की तरह लाल हो गया था। आह युवा प्यार, चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अध्याय 66 स्कूल परीक्षाएं। ये जून का आखिरी सप्ताह था। स्कूल का पहला सत्र खत्म होने का समय था। इसका मतलब था परीक्षा। छात्र पहले से ही अपनी नोटबुक और पेन के आदी थे। यह स्लेट बोर्ड और चौक के उपयोग से कहीं अधिक बेहतर और स्वच्छ था। लैंडन ने 15 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को 4 खाली नोटबुक, 3 इरेजर पेंसिल और 7 पेन, 2 नीले, 2 काले, 2 लाल और 1 हरा दिए थे। यदि उन्हें और अधिक की आवश्यकता होती तो उनके माता पिता को उनके लिए इसे खरीदना पड़ता, और जो अनाथ होते थे उन्हें स्कूल की कैंटीन से निःशुल्क ले जाया जा सकता था। कक्षाएं लेने वाले वयस्कों को अपनी पाठ्य पुस्तकें भी खरीदनी पड़ती थी। आखिरकार वे सभी काम करते थे और किताबें और कलम सस्ते थे। 9 कलम की कीमत 5 तांबे के सिक्के, 9 पेंसिल की कीमत 5 तांबे के सिक्के, जबकि एक किताब की कीमत 3 तांबे के सिक्के है। बेशक शिक्षक अभी भी चाक का उपयोग करते थे। इन पुस्तकों के साथ छात्र घर जा सकते हैं और अपने पाठों को दोहरा सकते हैं। जो लोग सेमेस्टर के मध्य में स्कूल आते थे उन्हें केवल वही परीक्षण दिया जाएगा जो वे अब तक जानते हैं। लेकिन 1 महीने के ब्रेक के भीतर उनके लिए मेकअप कक्षाएं लेना अनिवार्य था, ताकि अगले सेमेस्टर के बाकी समय को पूरा किया जा सके। जो नहीं आ सके वे अगले सेमेस्टर में अपनी कक्षाएं दोहराएंगे, जबकि जो पास हो गए वे अगले चरण में आगे बढ़ जाएंगे। वे अब तक केवल भाषा और गणित ही सीख रहे थे। अब उन्हें रसायन विज्ञान की दुनिया से परिचित कराने का समय आ गया है। निस्संदेह ये गहन रसायन विज्ञान नहीं था, केवल मूल बातें थी। बुनियादी बातों के साथ वे आगे बढ़ सकते हैं और विज्ञान परियोजनाओं आदि जैसे कार्य कर सकते हैं। जो उत्तीर्ण हुए और अच्छा प्रदर्शन किया वे आगे बढ़ेंगे और गणित 3, भाषा 2 और रसायन विज्ञान 1 लेंगे। आज योर्डन साम्राज्य की छोटी राजकुमारी लिंडा सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा दे रही थी। योर्डन में 9 वर्षीय लिंडा को अधिकांश समय नजरअंदाज किया जाता था और धमकाया जाता था। चूंकि वह एक पसंदीदा राजकुमारी नहीं थी, नौकरानियां, नौकर और यहां तक कि उसके शिक्षक भी उसे नीची दृष्टि से देखते थे। उसकी देखभाल करने वाले एकमात्र लोग उसकी माँ विनी और भाई बेरी थे। वह रोज रोती थी और कभी कभी तो उसे ऐसा भी लगता था कि वह फंस गई है, उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब से वह बीमार आई, लोग अच्छे थे और अंततः वह अन्य बच्चों के साथ स्कूल जा सकी जो बहुत विनम्र थे, और किसी कारण से यहाँ भोजन का स्वाद भी बेहतर था। लैंडन उसके स्कूल आता था और उसे और अन्य बच्चों को अद्भुत कहानियां पढ़ाता था। वह धातु के झूले और स्लाइड नामक चीज पर भी खेलती थी। छोटी राजकुमारी बहुत खुश हुई। वह हर किसी से प्यार करती थी, यहाँ तक कि मजाकिया दादाजी विलो से भी।
वह हमेशा उसके बालों पर फूल लगाता था और उसे बगीचे के झूले पर धकेलता था, फिर भी वह लैंडन को ट्यूलिप तोड़ने के लिए परेशान करता था। लिंडा घबराकर बड़ी कक्षा में बैठ गई। हालांकि योर्डन में उसके पास गणित के शिक्षक और भाषा शिक्षक थे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बेमार्ट की शैक्षिकी प्रणाली अलग थी। ये कहीं बेहतर और अधिक विस्तृत था। इसके अलावा उसे अपनी इंद्रधनुषी रंग वाली अभ्यास पुस्तकें, पेंसिलें और पेन बहुत पसंद थे, जो उपयोग में बहुत बेहतर और सरल थे। परीक्षणों के लिए उसे अच्छा लगा कि वे पूरे सप्ताह समान दूरी पर थे, जिससे उसे घर पर पढ़ने के लिए अधिक समय मिल गया। सच्चाई का क्षण आ गया था। शिक्षक ने उसके सामने कागज की एक शीट नीचे की ओर रखी। आज वह अपनी पहली परीक्षा दे रही थी। गणित एक बार जब सभी कागजात साझा कर दिए गए तो ग्रेस ने उन्हें शुरू करने का संकेत दिया। किसी अन्य कक्षा में लिंडा की माँ विनी, किम और लूसी भी वही परीक्षा दे रही थी। आज का दिन गणित 1 के लिए था, इसलिए भले ही वे इसे नहीं पढ़ा रहे थे, उन्हें परीक्षाओं की निगरानी में भी मदद करनी थी। सभी परीक्षणों में अलग अलग अनुभाग थे। गणित 1 और गणित 2 के कुछ अनुभाग एक दूसरे के समान थे, लेकिन वास्तव में समान नहीं थे। गणित 1 में 7 खंड थे। 15% अतिरिक्त, 15% घटाव, 15% संचालन के साथ खेलना जोड़ या का उपयोग करके, 10% संख्या लेखन, 15% शब्द समस्याएं केवल जोड़ या का उपयोग करके, 15% लंबाई मापना केवल जोड़ या का उपयोग करके, 15% मापने का समय केवल जोड़ या का उपयोग करके। लिंडा ने जोड़ शीर्षक वाले अनुभाग को देखा और शुरू किया। पहला प्रश्न, 145 जोड़ 74 इक्वल्स। रफ वक्त दिखाएं। उसने तुरंत अपनी उंगलियों का उपयोग करना शुरू कर दिया और कागज पर कैरी ओवर प्रक्रिया भी दिखाई। जितना अधिक उसने उत्तर दिया, वह उतनी ही अधिक आश्वस्त हो गई। समय बीतता गया और वह संचालन के साथ खेलना केवल जोड़ या का उपयोग करके भाग पर पहुंची। ग्रेटर देन प्रश्न संख्याओं 2, 6 और 4 का जितनी बार चाहे उपयोग करके परिणाम 20 प्राप्त करें। उसने प्रश्न की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। 6 + 4 है 10, 10 + 4 है 15। नहीं नहीं नहीं, 14 बज गए, उसने सोचा। ऐसे ही उसने वह भाग पूरा कर लिया। अब ये शब्द समस्याओं का समय था। प्रश्न, पहाड़ के पास 67 पक्षी परिवार रहते हैं। यदि 32 पक्षी परिवार सर्दियों के लिए उड़ गए तो पहाड़ के पास कितने बचे हैं? जैसे ही उसे कक्षा में पढ़ाया गया, उसने तुरंत मुख्य बिंदु लिखना शुरू कर दिया। 67 पक्षी परिवार उड़ गए, 32 पक्षी परिवार। यह एक घटाव है, यह दूर ले जा रहा है, उसने तुरंत घटाव करते हुए मन ही मन कहा। जब वह आखिरी सेक्शन में थी तो ग्रेस ने उन्हें अपने पेन, पेंसिल और कागज छोड़ने के लिए याद दिलाया। वह इस समय अंतिम खंड में थी और उसके पास उत्तर देने के लिए 3 प्रश्न बचे थे। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसे धीमा करने के लिए छठे खंड को कोसने लगी। कुल मिलाकर उसे ऐसा लग रहा था कि वह परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। परीक्षा के बाद उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने उत्तर पर चर्चा की। क्या आप लोग परीक्षा खत्म करने में सफल हुए? मेरा केवल एक प्रश्न बचा था और फिर वे पेपर के लिए ले गए। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। रो मत, कौन कह सकता है कि हम सब पास हो जाएंगे। हाँ, साथ ही ब्रेक के दौरान अभी भी मेकअप कक्षाएं चल रही हैं। यह मत भूलो कि यदि आप गणित 2 और पाइरॉन 1 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भी आप आगे बढ़ेंगे। हमें अगली परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। खंड 4 में प्रश्न 5 बहुत भ्रमित करने वाला था। यह निश्चित रूप से एक जाल था। ... और ठीक वैसे ही गणित 1 की परीक्षा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई थी। 2 दिन बाद गणित 2 की परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा में 8 खंड थे। 12% गुणन सारणी, 12% गुणा, 12% प्रभाग, 12% संचालन के साथ खेलना गुणा या भाग का उपयोग करके, 10% संख्या लेखन, 14% लंबाई मापना केवल गुणा या भाग का उपयोग करके, 14% वजन मापना केवल गुणा या भाग का उपयोग करके, 14% मापने का समय केवल गुणा या भाग का उपयोग करके। गुणन सारणी शीर्षक वाले अनुभाग के अंतर्गत लिंडा प्रकाश की तरह घूमी। प्रश्न 3 गुणा 7 इक्वल्स। और गुणन अनुभाग के तहत लिंडा को अभी भी लगा कि यह आसान था। प्रश्न 727 गुणा 4 इक्वल्स। आगे बढ़ते हुए लिंडा को एहसास हुआ कि उसने संख्या लेखन अनुभाग में बहुत अधिक समय बिताया है। प्रश्न 9461 को संख्याओं में लिखिए। हजार। यह 1000 है, लेकिन चूंकि यह 9 है तो यह 9000 है। उसने लंबाई, वजन और समय खंड मापने में भी समय बिताया। प्रश्न 2 मी इक्वल्स सेमी। प्रश्न 20 किलो इक्वल्स जी। प्रश्न 9 घंटे 45 मिनट इक्वल्स मी ... एक बार फिर वह अपनी परीक्षा समय पर पूरी नहीं कर पाए। क्या समय पर काम पूरा न कर पाना उसके लिए अभिशाप था? वह जल्दी से घर गई और अपनी पाइरॉन परीक्षा के लिए पूर्व काल, वर्तमान काल आदि का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पाइनो में सभी लोग एक भाषा बोलते थे, इसलिए योर्डन में बोली जाने वाली भाषा आर्केडिना के समान ही थी। 2 दिन और बीत गए और उसकी अंतिम परीक्षा का समय आ गया।
पैरॉन 1 को खंडों में विभाजित किया गया था। 18% संज्ञा, क्रिया, विशेषण और सर्वनाम। 18% सभी काल, वर्तमान, अतीत, सरल आदि। 9% संख्याओं को शब्दों में लिखना। 15% पूर्वसर्ग। 20% सही गलत वाक्य चुने। 20% पूर्ण अपूर्ण वाक्य चुने। लिंडा जैसे प्रश्न देखती रही। प्रश्न चुने कि निम्नलिखित वाक्य सरल है या मिश्रित। प्रश्न कौन सा वाक्य संज्ञा का उचित प्रयोग दर्शाता है। प्रश्न 109 शब्दों में लिखिए। प्रश्न कौन सा पूर्ण वाक्य नहीं है। प्रश्न वाक्य में क्रिया विशेषण पहचाने। उनके लिए गणित की तुलना में भाषा आसान थी, तो पहली बार उसने परीक्षा के सभी प्रश्न सफलतापूर्वक हल कर लिए थे। उसके पास 10 मिनट का समय भी बचा था, इसलिए उसने अपना काम एक बार फिर से करने का फैसला किया। एक बार परीक्षा के प्रश्न पत्र एकत्र हो जाने के बाद वह वास्तव में एक पक्षी के रूप में स्वतंत्र महसूस कर रही थी। उससे पहले कभी इस प्रकार की अनुभूति नहीं हुई थी। वह अपनी सहेली से चर्चा करने लगी कि वे इस 1 महीने की छुट्टियों में क्या करेंगे। उसे बताया गया था कि परीक्षाएं 12 जुलाई को पोस्ट की जाएंगी। साथ ही अगला सेमेस्टर अगस्त में शुरू होने वाला था, तो उम्मीद है कि जुलाई के पूरे महीने में उसके पास कोई स्कूल नहीं होगा। सच कहूं तो वह पूरी जुलाई मेकअप क्लासेस में नहीं बिताना चाहती थी, इसलिए उसने दिल से प्रार्थना की कि उसके नतीजे कम से कम ठीक हों और उसे अगले चरण में ले जाएं। इस परीक्षा के दौरान वह इतनी तनाव में थी कि उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि जब वह आज सुबह घर से निकली तो उसके बाल कैसे दिख रहे थे। उसकी माँ इसे ठीक करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे अपना सारा समय पढ़ाई में लगाना था। उसने अपनी माँ की ओर ऐसे देखा मानो कह रही हो, माँ, यहाँ मेरी छुट्टियां खतरे में हैं और आप मेरे बालों के बारे में चिंतित हैं। फिलहाल वह कम से कम अगस्त तक एक भी किताब देखना नहीं चाहती थी। आखिरकार अब और परीक्षाएं नहीं होंगी। अध्याय 67 क्या चल रहा था, भाग 1। कीडेन सिटी कारोना का साम्राज्य था। कारोना में हर जगह जश्न के बैनर लगे हुए थे। खाने पीने की दुकानों पर भीड़ और चहल पहल थी, जबकि सराय भी खचाखच भरी हुई थी। बच्चे अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दौड़ते हुए महल की ओर जा रहे थे। सांता अपने परिवार के साथ महल के बाहर एक विशाल छत के सामने खड़ा था और राजा के आने का इंतजार कर रहा था। सभी नागरिक भी इंतजार कर रहे थे। आज वह दिन था जिसका वे सभी इंतजार कर रहे थे। राजा कौन होगा। 3 राजकुमार जो पहले से ही छत पर खड़े थे, अपने नीचे के लोगों को देखते हुए अहंकारी आचरण प्रदर्शित कर रहे थे। साथ में इकलौती राजकुमारियां भी थीं। अचानक तुरही बजाई गई और शाही संदेश प्रसारित करने वाला विशाल छत पर चला गया। फिर शाही उद्घोषक छत पर गया और एक लोहे की कीप जैसी वस्तु निकाली, जिसे बोलने वाला तुरही, जिसे लाउडहेले या मेगाफोन भी कहा जाता था। इस युग में राजपरिवार के भाषण शाही उद्घोषक द्वारा किए जाते थे। इन उद्घोषकों ने वैसे ही काम किया जैसे एलिस इन वंडरलैंड में सफेद खरगोश ने काम किया था। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी आवाज थी। चूंकि राजा नीचे चिल्ला रहा होता था, शाही उद्घोषक इन उपकरणों का उपयोग करता था और राजा के किसी भी दस्तावेज या घोषणा को पढ़ता था। राजा केवल ये बताने के लिए उपस्थित था कि जो कुछ भी पढ़ा गया था वह सत्य था। घोषणा करते हुए महामहिम राजा कार्मेलो, पहली रानी रानी मेगारा और दूसरी रानी ओथेना। उनके बाद किंग एड्रियन और डचेस वेरोनिका है, ड्यूक सैमुअल और डचेस केट, और अंत में डचेस मीना और ड्यूक रिचर्ड है। शाही उद्घोषक चिल्लाया। 12 शूरवीर सबसे पहले आगे बढ़े और छत के हर मुख्य कोने पर तैनात हो गए। फिर राजा कार्मेलो अपने सामने 2 शूरवीरों और उनकी 2 पत्नियों रानी मेगारा और रानी ओथेना के साथ बाहर निकले। उनके पीछे पूर्व राजा एड्रियन कार्मेलो के पिता, उनकी अपनी रानी डचेस वेरोनिका, कार्मेलो की मां ड्यूक सैमुअल, कार्मेलो के भाई और उनकी अपनी पत्नी डचेस केट थे। उनके पीछे डचेस मीना, कार्मेलो की बहन, और उनके पति ड्यूक रिचर्ड, साथ ही उनके पीछे 12 अन्य गार्ड थे। राजा कार्मेलो के भाई बहनों के बच्चे भी छत पर थे। ड्यूक एड्रियन ने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही महिला से शादी की थी। यह महिला डचेस वेरोनिका थी, जिसने कार्मेलो और उसके छोटे भाई बहनों को जन्म दिया। चूंकि वे सगे भाई बहन थे, इसलिए भाई बहनों को वास्तव में एक दूसरे से कोई समस्या नहीं थी। साथ ही उन्हें कार्मेलो से सारा काम करवाना पसंद था। ड्यूक सैमुअल कहा करता था कि वह कार्मेलो से सारा काम करवाना पसंद करेगा, जबकि वह वहीं बैठा रहा और सारे पैसे खा गया। वह वास्तव में आलसी था और उसे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे सिर्फ शूरवीरों की लड़ाई का आनंद मिलता था। साम्राज्य के भीतर सभी कागजी काम करने और सभी शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसके पास समय था। यह एक ऐसा खिंचाव था। अपने दिनों में जब उनके स्वयं के परीक्षण का समय था, सैमुअल ने बीमारी का नाटक किया था ताकि वह परीक्षण से चूक जाए। लेकिन राजा एड्रियन के पास यह नहीं था और उन्होंने एक और परीक्षण सत्र पुनर्निर्धारित किया। तब सैमुअल ने घुटने टेक दिए और एड्रियन से इसे कार्मेलो को देने का आग्रह किया। सैमुअल ने अपने पिता द्वारा कारोना में किए गए सभी कार्यों को देखा था। ऐसी जिम्मेदारियां कौन लेना चाहेगा। हालांकि वह दिल से एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह जानता था कि उसे साम्राज्य पर शासन करना पसंद नहीं था। जब वह छोटा था तो सभी शाही शिक्षकों को उसकी वजह से सिरदर्द होता था। वह कक्षाओं से बाहर चला जाता था और हमेशा किसी ऐसी बीमारी के बारे में शिकायत करता था जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था।
वास्तव में पूरा साम्राज्य सैमुअल की हरकतों के बारे में जानता था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि वह एक अच्छा इंसान भी था। दुख की बात है कि वह राजा बनने के लिए बहुत आलसी था। इस वजह से कार्मेलो ने पद के लिए लड़े बिना ही जीत हासिल कर ली थी। पूरी ईमानदारी से कहें तो कार्मेलो को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि गद्दी किसने संभाली। शाही परिवार के पास पैसा था, इसलिए उन्हें आज तक अपने भाई बहनों के समान वेतन मिलता था। तो संक्षेप में वह सारा काम कर रहा था, जबकि उन्हें अभी भी उनका वेतन मिल रहा था। अब उसे डेमोल्स की बात समझ में आने लगी। ये वास्तव में एक खींचतान थी। कारोना का शासन करने और धन आवंटित करने का तरीका महाद्वीप के अधिकांश हिस्सों से बिल्कुल अलग था। आप सिर्फ इसलिए पैसे नहीं ले सकते क्योंकि आप राजा थे, और यदि आपने लोगों का अपमान किया, उन्हें धमकाया या उनसे चोरी की, तो आपको तुरंत सिंहासन से हटा दिया जाएगा। लेकिन लोगों को डर था कि अगले राजा इन नियमों को बदल देंगे। नियम लोगों द्वारा बनाए गए हैं और लोगों द्वारा तोड़े भी जा सकते हैं, इसलिए इस बात से सावधान रहने की जरूरत है कि उन्होंने गद्दी किसे दी है। अपने राजा को, जिसका वे बहुत सम्मान करते थे, देखकर सभी नागरिक खुशी से झूम उठे, तालियां बजाई और हाथ हिलाए। एक बार जब राजा छत पर अपनी सामान्य स्थिति में आ गया, तो वह चेहरे पर मुस्कान के साथ उनकी ओर हाथ हिलाने लगा। रानियां और अन्य राजपरिवार भी साथ साथ हाथ हिलाने लगे। लोग और भी जोर से जयकार करने लगे, और कुछ लोगों ने तो राजा को अच्छी तरह से देखने के लिए अपने बच्चों को हवा में उठा लिया। देखो देखो, उसने हमारी ओर हाथ हिलाया। आह, क्या उसने हमें सिर्फ आंख मारी थी। राजा की मुस्कान बहुत मधुर है। वह इतने वर्षों के बाद भी आकर्षक है। मैं आपसे इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता। देखो देखो, राजा कार्मेलो ने अभी अभी मेरे बेटे की ओर हाथ हिलाया। डैडी डैडी, राजा एड्रियन ने भी मेरी तरफ देखा। जब लोग बात कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, तो कुछ लोग अपने राजा को देखकर रोने भी लगे। उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारे मानवीय कार्य किए थे और हर कोई उनके दिल के भीतर की असीम दयालुता के बारे में जानता था। ऐसा राजा निश्चित रूप से पूरे पाइनो महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ था। लोगों ने अन्य राजाओं द्वारा की जाने वाली हास्यास्पद चीजों के बारे में सुना था और वे वास्तव में आश्चर्यचकित थे। वे जानते थे कि ऐसा राजा पाकर वे कितने भाग्यशाली थे। यहाँ तक कि पिछला राजा भी उनके वर्तमान राजा के समान ही था। लोग जानते थे कि सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी चुनने की उनकी प्रथा के कारण ही वे सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन अब वे यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि उनके खुशी के दिन खत्म हो रहे हैं। इन राजकुमारों का वास्तविक स्वरूप कौन नहीं जानता था। वे लोगों को धमका रहे थे और उनके साथ कूड़े जैसा व्यवहार कर रहे थे क्योंकि उनके पिता राजा थे। उन्हें लगा कि वे सब कुछ के हकदार हैं क्योंकि वे राजपरिवार के सदस्य हैं। लोगों पर छोड़ दिया जाए तो वे चाहेंगे कि उनका वर्तमान राजा तब तक सिंहासन पर बैठा रहे जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। थोड़ी देर बाद राजा ने अपना दाहिना हाथ सीधा आकाश की ओर उठाया और तुरहियों की धुन बदल गई, जिससे संकेत मिला कि नागरिकों को शांत हो जाना चाहिए। अब व्यवसाय से नीचे उतरने का समय आ गया है। राजा कार्मेलो ने सबके सामने शाही उद्घोषक को एक चर्मपत्र सौंपा और शाही उद्घोषक ने घुटने टेककर उसे स्वीकार कर लिया। यह सभी को यह बताने के लिए था कि संदेश या कागज हाथ से नहीं गया था और वह वास्तव में राजा कार्मेलो की ओर से था। शाही उद्घोषक ने उसे खोला और दंग रह गया। बस क्या चल रहा था? अध्याय 68 क्या चल रहा था, भाग 2। शाही उद्घोषक ने पत्र खोला और उसे दोबारा पढ़ा। फिर उसने राजा कार्मेलो की ओर देखा और शब्दों के जाल में फंस गया। लोग भी हैरान थे कि इस मैसेज में इतनी चौंकाने वाली क्या बात है। शाही उद्घोषक ने जोर से अपना गला साफ किया। क्या उनका राजा अभी बहुत साहसी नहीं हो रहा था? हालांकि उन्होंने जो लिखा था उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदला कि यह अभी भी अभूतपूर्व था। क्या उनका राजा उन्हें दिल का दौरा देने की कोशिश कर रहा था? नागरिकों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे क्योंकि वे उत्सुकता से नतीजों का इंतजार कर रहे थे। उद्घोषक महोदय, क्या आप जल्दी कर सकते हैं? क्या आप चिंता से हमें मारना चाहते हैं? उद्घोषक ने हवा का एक बड़ा घूंट लिया और जोर से सांस छोड़ी। इसे खत्म कर देना ही बेहतर था। आज से राजा कार्मेलो ने कारोना के शासक के रूप में स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ दिया है। इन वर्षों के भीतर उन्होंने कारोना के शासक के रूप में अपने कई कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ अपने लोगों के साथ समय बिताने का आनंद लिया है। क्योंकि वह आप सभी के करीब थे, उन्होंने कारोना के पूर्व शासक के रूप में सबसे अच्छा विदाई उपहार छोड़ने का फैसला किया है। उसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साम्राज्य छोड़ने का फैसला किया जिस पर आप सभी पूरे दिल से भरोसा कर सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, राजा एड्रियन की तरह वह भी साम्राज्य के सलाहकार के रूप में सत्तारूढ़ दल की देखरेख करेंगे। हालांकि उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया है, फिर भी वे यही रहेंगे क्योंकि आप सभी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम सभी साम्राज्य में एक नए राजा का स्वागत करने के लिए यहाँ हैं। आज से प्रिंसेस पेनेलोप होंगी कारोना की अगली शासक। राज्याभिषेक का दिन 5 जुलाई को निर्धारित किया जाएगा। ये राजा कार्मेलो का अंतिम फैसला है। हर कोई स्तब्ध रह गया। क्या वे यहाँ सही ढंग से आए थे? राजकुमारी पेनेलोप, हाँ, वह इस काम को करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थी। शीघ्र ही सभी नागरिक खुशी से झूम उठे। अपने भाइयों के विपरीत वो बहुत दयालु, चतुर थी और बुद्धिमानी से निर्णय लेना जानती थी। उसने साम्राज्य के भीतर भी खुद को बार बार साबित किया था।
7 साल की उम्र में जब उसने पहली बार अपने भाई को तलवार से प्रशिक्षण लेते देखा तो वह उसके प्रशिक्षकों की बात सुनने के लिए चुपचाप बाहर निकल जाती थी और धक्का मुक्की में छिप जाती थी। रात में वह हाथ में चुराई हुई तलवार लेकर अपने आंगन से बाहर निकल जाती थी और अभ्यास क्षेत्र की ओर जाती थी। 1 महीने से अधिक समय तक किसी ने उसकी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसके दादा राजा एड्रियन ने उसे चुपचाप भागते हुए देख लिया और उसका पीछा किया। पहले तो वह इस बात पर बहुत क्रोधित हुआ कि वह तलवार चलाना सीखना चाहती थी। एक महिला में युद्ध की योग्यता कैसे हो सकती है? जब वह उसे रोकने ही वाला था तो उसने पूरी तरह से एक ऐसा कदम उठाया जिसे सीखने के लिए एक नियमित पृष्ठ में कम से कम 6 महीने लगेंगे। उसकी आंखें चमक उठी, उसमें स्पष्ट रूप से तलवार चलाने की प्रतिभा थी। तब से वह हर रात चुपचाप उसका निरीक्षण करने लगा। कुछ समय बाद उसके पिता राजा कार्मेलो और उसके चाचा ड्यूक सैमुअल ने भी इसकी खोज की। तीनों आदमी रात में उसकी हरकतों को देखने के लिए इधर उधर छिपने लगे। वे सभी उसकी त्वरित सजगता और योग्यता से पूरी तरह से दंग रह गए। फिर 4 महीने बाद उन्होंने उसे शाही पुस्तकालय में घुसते देखा, जहां वह विभिन्न विषयों पर ढेर सारी किताबें पढ़ती थी। उन्होंने उसे देखा और निर्णय लिया कि वे इस छोटे प्यारे खरगोश की सहायता करेंगे। एक बार जब उसके बारे में पता चला तो उसने अपने पिता, दादा और चाचा के प्रभाव से भी संकोच नहीं किया। उससे पूछताछ करते समय उन्हें उनकी भयावह आभा का एहसास हुआ, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि वह क्या करेगी। वह पानी की तरह स्थिर होकर वहीं खड़ी रही और उन्हें देखकर मुस्कुराई। उसके डरने का कारण ये था कि उसके लिए वे उसका परिवार थे। उसने उनके साथ पर्याप्त समय बिताया था ताकि उसे विश्वास हो सके कि वे उसे चोट पहुंचाएंगे। उसकी आंखों में उनकी शक्तिशाली आभा वैसी ही थी जैसे 3 बंदूकधारी लैंडन को परेशान करते रहते थे। उसे ये बेहद प्यारा लगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इन सुंदर आभाओं ने पहले भी कई लोगों की पैंट गीली कर दी थी। ये लोग स्वर्ग के लिए युद्ध के अनुभवी थे। वह बस एक जिज्ञासु बच्ची थी और यह नहीं समझती थी कि महिलाएं कुछ चीजें क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने उससे कहा था कि वह तलवार नहीं चला सकती, लेकिन क्या उसने सफलतापूर्वक ऐसा नहीं किया? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई उससे झूठ बोल रहा था? उसे वास्तव में समझ नहीं आया कि बड़ी बात क्या थी। उसे सुई का काम और अन्य सभी चीजें करने से नफरत थी, इसलिए वह अभी जो कर रही थी वह उन चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिन्हें करना उसे पसंद था। उसने अपने पिता को भी किताब पढ़ते देखा था, इसलिए उसने सोचा कि शायद पढ़ने में मजा भी आता है। इसलिए वह रात में शाही पुस्तकालय की ओर जाने लगी। जब उसने युद्ध रणनीति पर पहली मैनुअल ली तो वह बहुत उत्सुक हो गई और पूरी तरह से उसमें खो गई। ऐसा लगता है कि पढ़ना भी उसे पसंद है। साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि वह चीजों को दूसरों की तुलना में थोड़ा बेहतर याद और समझ सकती है। एक बार जब कार्मेलो और बाकी लोगों को उसका तर्क समझ में आया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये बच्चा एक प्रतिभाशाली बच्चा था। उनके बाद वह नाइट पेज के रूप में स्वीकार की जाने वाली एकमात्र महिला बन गई। साथ ही वह एकमात्र महिला बन गई जो मिशन पर जाएंगी और गरीबों की सहायता करेगी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक महिला थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने देखा कि वह जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपना सब कुछ दे देगी। उसने कभी आधे मन से कोई काम नहीं किया। अगर उसने कहा कि वह ये करेगी तो वह या तो इसे पूरी तरह से करेगी या कोशिश करते हुए मर जाएगी। वह राज्य के मामलों में भी मदद करती थी और जब भी संभव हो अपने पिता, चाचा और दादा की सहायता करती थी। उनके लिए उसके विचार प्रतिभाशाली थे। 14 साल की उम्र में वह पहले से ही अपने पिता के साथ कारोना में आए समुद्री डाकुओं और डाकुओं से लड़ने के मिशन पर जा रही थी। कोई नहीं चाहता था कि वह जाए, लेकिन ये छोटी सी महिला सप्लाई वैगन में घुस गई और जब वे राजधानी से 6 घंटे की दूरी पर थे तो आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढ लिया, या यूं कहें कि उसने खुद ही इसका खुलासा कर दिया। वह दबी हुई थी और खुद को राहत देना चाहती थी, इसलिए वह वैगन से बाहर निकली और सभी को चौंका दिया। राजकुमारी, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती? क्या आपको लगता है कि हम यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं? सभी शूरवीरों ने सोचा। हर कोई उसे अपनी छोटी बहन मानता था, इसलिए वे छोटे खरगोश के लिए चिंतित थे। उसके पिता द्वारा उसे डांटे जाने के बाद भी उसे अभी भी नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया है। एक शूरवीर के रूप में क्या कारोना के लिए लड़ना उसका कर्तव्य नहीं था? तभी कार्मेलो और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि यद्यपि राजकुमारी सबसे चतुर व्यक्ति थी जिसे वे जानते थे, वह वास्तव में व्यक्तिगत संबंधों में गहरी थी। इस समय वह पहले से ही अपने पिता की बेटी थी, तो क्या वह ये जानकर घबरा नहीं सकता था कि वह उसके मिशन पर आई है? लेकिन जिस बात से उसे आश्चर्य हुआ वह ये थी कि जब वे एक गांव को डाकुओं से बचाने जा रहे थे तो छोटी राजकुमारी एक चतुर योजना लेकर आई जो उसकी मूल योजना से भी बेहतर थी। वह भी बहादुरी से लड़ी और उसके 2 शूरवीरों को डाकुओं से बचाया। जब वे राजधानी वापस आए तो दादाजी एड्रियन और सैमुअल, जो 2 महीने से अधिक समय से उसकी तलाश कर रहे थे, उत्साहित हो गए। उसकी मां रानी मैगारा, जो गिरने की कगार पर थी, जीवित हो उठी और उसे गले लगाकर रोने लगी। मम्मी क्यों रो रही थी? जब वह दूर थी तो क्या उसकी मां को किसी ने धमकाया था? उसे ये भी नहीं मिला। इसे जाने बिना ही शूरवीरों सहित इन सभी ने उसे अपने अनमोल खजाने के रूप में ले लिया था। उन सभी ने उसे डांटा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया।
जब उन्होंने उसकी बहादुरी के बारे में सुना तो उन्होंने गांव के उद्धारकर्ता के रूप में उसके सम्मान में एक दावत का आयोजन किया। छोटी राजकुमारी ने सोचा कि यह कष्टप्रद है। वह बस सोना और ट्रेनिंग करना चाहती थी। अगर इसका मतलब क्या था? उसके बाद उसे अप्रत्याशित रूप से राजा के पद के लिए तैयार किया गया था, या हमें रानी कहना चाहिए। निस्संदेह उस समय किसी भी पुरुष ने यह नहीं सोचा था कि वे उसे उस पद के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने बस यही सोचा कि चूंकि उनका छोटा खरगोश इन सभी चीजों में अच्छा था, इसलिए उसे ये सब करना चाहिए। तो क्या हुआ अगर वह एक महिला थी? इसमें गलत क्या था? अध्याय 69 क्या चल रहा था, भाग 3। पेनेलोप के कारण पिछले कुछ वर्षों में कारोना ने 200 से अधिक महिला शूरवीरों को अपने रैंक में स्वीकार किया था। यह बहुत कुछ नहीं था, लेकिन साम्राज्य भर में महिलाओं के लिए यह अभी भी प्रगति थी। वह सभी के लिए हीरोइन थी। वास्तव में पृथ्वी पर कोई भी कहेगा कि वह अकामे गा किल्ड में अकामे की तरह दिखती थी। वह बेहद खूबसूरत थी और उसके गहरे काले बाल उसे चंद्रमा की देवी की तरह बनाते थे। वह बहादुर, वफादार थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी तलवार कौशल 90% शूरवीरों को शर्मिंदा कर सकती थी। उसके बारे में मजेदार बात यह थी कि उसे पुरुषों और महिलाओं के बीच बिल्कुल भी संबंध नहीं मिलते थे। एक बार एक शूरवीर ने उससे कहा कि जब वे उसे देखते हैं तो उन्हें प्यार भरा दर्द होता है। उस वाक्य में उसे बस देखो और दिल का दर्द ही समझ आया। तब से वह जब भी शूरवीर को देखती थी तो उसे किसी भी उपचारकर्ता की हवेली में ले जाती थी। वह मरहम लगाने वाले से उसकी नाड़ी जांचने का अनुरोध करते हुए उसे राजकुमारी शैली में ले जाती थी। हा। प्रशिक्षण में अन्य सभी शूरवीर हमेशा इस दृश्य पर हंसते थे। उनके लिए वह पूरी तरह से बदमाश थी। यही वह समय था जब अधिकांश शूरवीरों को यह एहसास होने लगा कि वे मजबूत महिलाओं के प्रति आकर्षित थे। उन सभी लड़कियों को कौन पसंद करता था जो हमेशा आपके बचाव का इंतजार करती थी? उन्होंने महसूस किया कि एक महिला को संघर्ष करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे मानक बनाने की जरूरत है। उसे अपने मस्तिष्क का उपयोग करने में सक्षम होने की आवश्यकता थी और किसी पुरुष पर हमेशा उसके लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करने पर निर्भर नहीं रहना था। पेनेलोप ने सचमुच कारोना में खेल बदल दिया था। उनकी वजह से महिलाएं अब अन्य काम करना चाहती थीं, और अब वह दुनिया के इतिहास की पहली महिला शासक हटफिलिया बन गई थी। अगर राजकुमारी जेनेट बान को इस बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से पेनेलोप का सिर अपनी गर्दन से अलग करना चाहती। पेनेलोप ने पहली महिला शासक के रूप में अपने सपने और अपनी चमक को देखने की हिम्मत कैसे की? पेनेलोप का शूरवीरों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता था और उन्हें उनकी छोटी राजकुमारी भी माना जाता था। उसके पास एक पूरा नाइट फैन क्लब था और अगर कोई लड़का उसे दोबारा आमंत्रित करने की कोशिश भी करता था तो वे शूरवीर उनकी राह पर नजरें घुमा देते थे। मजे की बात तो ये थी कि वह इन घटनाओं से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। लोगों को और भी जोर से जयकार करते देख कार्मेलो को यकीन हो गया कि उसने सही चुनाव किया है। परीक्षण पूरा होने के बाद कार्मेलो, एड्रियन, सैमुअल और कुछ अन्य मंत्री एकत्रित हुए और उनके बेटों द्वारा दिए गए सभी उत्तरों की समीक्षा की। साथ ही महान परीक्षणों से पहले उन्होंने अपने गुप्त रक्षकों से उनके कार्यों की निगरानी करने का अनुरोध किया था। उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात से हुआ कि वे नागरिकों को धमका रहे थे और कुलीन लोग उनके लिए वोट करने जा रहे थे। वह अपनी सारी मेहनत उन घमंडी लड़कों को कैसे दे सकता था? वे उसकी और एड्रियन की वर्षों की सारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। और उनके प्रश्नों के उत्तर भी क्रोधित करने वाले थे। उनके सभी उत्तरों से पता चला कि वे या तो बहुत लालची थे, स्वार्थी थे या बहुत अहंकारी थे। उसी दिन उन्होंने पेनेलोप को अपने पास आने के लिए बुलाया। उसने उन सभी के सामने उत्कृष्टतापूर्वक प्रश्नों का उत्तर दिया और इसके लिए शपथ भी खाए। वह स्वयं भी नहीं जानती थी कि वे उससे ऐसे स्पष्ट प्रश्न क्यों पूछेंगे। क्या एक शूरवीर का कर्तव्य अपने साम्राज्य के लिए लड़ना नहीं था? क्या लोगों के लिए अपना दिल और आत्मा देना एक शूरवीर का कर्तव्य नहीं था? जैसे ही पुरुषों ने स्पष्ट उत्तर के लिए उसका स्पष्टीकरण सुना, उनमें लगभग खून की उल्टियां आ गईं। क्या तुम आगे भी अपने भाइयों का अपमान नहीं कर सकते? यह आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन वे सभी बुरी तरह विफल रहे। वास्तव में भले ही कोई परीक्षक किसी भी संख्या को अपने अंकों से गुणा कर दे, परिणाम नहीं बदलेगा। शून्य। कई बार कोई भी चीज आपको शून्य ही देगी। कितना बड़ा अपमान है। दरअसल पेनेलोप को परीक्षणों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसने अपने कर्तव्यों के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया था। कमरे से बाहर निकलने से पहले उन्होंने उससे कहा था कि वह शासक बनेगी, जिससे उसे जीवन में पहली बार झटका लगा। लेकिन 10 सेकंड के बाद उसने इसे टाल दिया और अपने कर्तव्यों पर चली गई। जैसे ही सभी लोग खुशी मना रहे थे, तीनों राजकुमार अंदर ही अंदर गुस्से में थे। क्या वे राजकुमार के नहीं थे? क्या सिंहासन उनके पास नहीं जाना चाहिए था? ये कैसा उचित था? पेनेलोप अपने कूल्हों पर तलवार लेकर आगे आए और अपने पिता के सामने घुटनों के बल बैठ गई। आप उठ सकते हैं, कार्मेलो ने कहा। फिर वह किनारे चला गया और उसे छत पर अपनी जगह लेने की अनुमति दे दी। उसने शाही उद्घोषक से मेगाफोन ले लिया, जिससे सभी लोग भी दंग रह गए। राजकुमारी, क्या उद्घोषकों का काम ठीक है? वे वास्तव में उसके सामने असहाय थे, लेकिन उन्हें वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। वे सभी जानते थे कि उनकी राजकुमारी उन सभी में सबसे घनी थी। मैं कारोना के नए शासक के रूप में नियुक्त होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं।
मैं वादा करता हूं कि मैं निष्पक्षता से कोरोना पर शासन करने में अपना सब कुछ लगा दूंगा, और उसी योग्यता, ताकत और इच्छा शक्ति के साथ जो मेरे पास तलवार से प्रशिक्षण के दौरान होती है। मैं आप सभी की रक्षा करूंगा और यह सुनिश्चित करना जारी रखूंगा कि साम्राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहे। मेरे पिता, चाचा और दादाजी के मार्गदर्शन से मैं जानती हूं कि मैं आपकी रानी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो जाऊंगी। ये कहते हुए उसने शूरवीर की तरह घुटने टेक दिए और उन्हें अपनी गंभीर शपथ दी। लोग उनके भाषण से बहुत प्रभावित हुए थे। लोगों को ये जानने की जरूरत थी कि वह अपने तलवार प्रशिक्षण को अपने जीवन से कहीं अधिक गंभीरता से लेती थी। उसके लिए ये कहना कि वह उन्हें अपने प्रशिक्षण के समान स्तर पर रखेगी, वास्तव में मार्मिक है। जय रानी पेनेलोप, जय रानी पेनेलोप। जैसे ही लोगों ने खुशी मनाई, मंत्री और रईस जिन्होंने पहले राजकुमार को वोट दिया था, वास्तव में खुश थे। उन उपद्रवियों से मिली सभी धमकियों और चेतावनियों के बाद उन्हें लगा जैसे न्याय मिल गया है। जिनकी केवल बेटियां थीं, वे इस बात से चिंतित थे कि उन्होंने सही चुनाव नहीं किया है। कौन जानता था कि इनमें से कोई राजकुमार बदला लेने आएगा। उन्होंने उन सभी क्रूर कार्यों के बारे में सुना था जो अन्य साम्राज्यों के राजघरानों ने किए थे, इसलिए कौन कह सकता है कि ये राजकुमार, जिन्होंने उन्हें धमकी दी थी, ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने इन राजकुमारों को बड़े होते देखा था और उनके बुरे व्यक्तित्व को जानते थे। रईसों के रूप में वे बच्चे राजकुमारों के समान शूरवीर कक्षाओं में भाग ले सकते थे, तो वे कैसे नहीं जान सकते थे। उनके कुछ बेटों को पीट पीट कर नीला काला कर दिया गया था क्योंकि वे किसी भी राजकुमार से असहमत थे। लेकिन अब वे अंततः अपने दिमाग को आराम दे सकते हैं। कोरोना में ये सचमुच एक अच्छा दिन था। घटनाओं को देखकर संता मुस्कुराया। कोरोना में बदलाव की बयार बह रही थी और अब वह अंततः अगले महीने राज्याभिषेक के बाद फिर से यात्रा शुरू कर सकते हैं। अध्याय 70 जुलाई। अंततः 2 जुलाई थी और सांता के अधीनस्थ 6800 लोगों को बेमार में, साथ ही 1000 गायों, 600 भेड़ों, 400 मुर्गियों, 100 बकरियों और 400 अंगोरा बकरियों को लाए थे। साथ ही बिक्री के लिए कई रोपण बीज भी। पहले लैंडन ने इन जानवरों के लिए अनुरोध किया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके लोग इन्हें पड़ोसी शहरों से खरीदें। साम्राज्य में चल रहे सभी पागलपन के साथ लोगों के संदेह को कम करना बेहतर होगा कि बेमार में वास्तव में क्या हो रहा था। लोगों को अब भी लगता था कि वह जगह बेहद गरीब है और लोग अभी भी सड़क पर भिखारियों की तरह दिखते हैं। उनके मन में अभी भी यह हास्यास्पद कल्पना थी कि यहाँ के लोग एक रोटी के लिए पर्यटकों से लड़ सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। राजधानी में बूढ़े लैंडन ने बेमार के बारे में कई हास्यास्पद कहानियां सुनी थी, लेकिन वहां मौजूद लोग जानते थे कि उनके पास कोई तर्क नहीं है। यदि लोग वास्तव में इतने शातिर थे तो उन्होंने कभी गिरोह कैसे नहीं बनाया और विभिन्न शहरों या यहाँ तक कि अन्य छोटे गांवों पर हमला क्यों नहीं किया। यदि उनके पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं होता तो वे चोरी में परिणत हो गए होते। साथ ही जंगल में जंगली जानवर और समुद्र में मछलियां भी थीं। हालांकि वे भूख से मर रहे थे। जून की शुरुआत में उनकी आबादी ज्यादा नहीं थी, फिर भी वे किसी तरह अपना गुजारा कर सकते थे। संभवतः मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने डकैती की कोशिश की थी, लेकिन लैंडन सभी नागरिकों को एक श्रेणी में नहीं रख सका और उन्हें चोर नहीं कह सका। लेकिन इस युग में हर विचार या कहानी मौखिक रूप से वास्तविकता बन गई। इसलिए साम्राज्य के अधिकांश लोगों की नजर में बेमार के लोग जंगली मांसाहारी थे जो अत्यधिक भूख के कारण आपका पूरा पैर भी खा सकते थे। मेरा मतलब है, लैंडन वास्तव में उन्हें इस तरह सोचने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। धरती पर वापस आकर लैंडन ने विभिन्न संस्कृतियों और नियमों के बारे में सुना था जिससे वह डर गया था। वह उन देशों में जाकर यह सत्यापित भी नहीं करना चाहता था कि वे कहानियां सच थी या नहीं। माफी से अधिक सुरक्षित कोई भी व्यापारी, सौदागर या यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आने का एक अन्य कारण यह था कि बेमार को साम्राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। यहाँ आकर राजा बान के क्रोध का जोखिम कौन उठाना चाहता था, और अत्यधिक गरीबी का नजारा देखने के लिए लोग घंटों यात्रा क्यों करेंगे। यह कोई थीम पार्क आकर्षण नहीं था, यह एक परित्यक्त क्षेत्र था। यह व्यापारियों और व्यापारियों के लिए एक बुद्धिमान कदम नहीं था। यहाँ तक कि सामान्य नागरिक भी यहाँ आने के लिए मीलों दूर अपने कस्बे, गांव और शहर नहीं छोड़ेंगे, सिवाय इसके कि वे भाग रहे थे या किसी से छिप रहे थे। इसीलिए अगर कभी कोई शहर के फाटकों की ओर आता था तो लैंडन को 99% अनुमान था कि यह एक दुश्मन था। हालांकि वह ये सब जानता था, फिर भी लैंडन को बेमार के बारे में साम्राज्य की गलतफहमी को बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अंत में लैंडन नहीं चाहता था कि नागरिकों को बाहर निकलते समय हथियारों या शूरवीरों द्वारा मार दिया जाए जिन्होंने उसे मारने और उसकी भूमि को जब्त करने की योजना बनाई थी। कोई कभी भी निश्चित नहीं हो सकता कि निकट भविष्य में और अधिक लोग उसे लेने आ रहे हों। नरक वे ठीक इसी क्षण अपने रास्ते पर हो सकते हैं। जानवरों को नाव से निकलते हुए देखकर, जैसा कि उन्होंने बाइबल में देखा था, लैंडन रोमांचित हो गया। मक्खन बनाने के लिए उसे गाय, भेड़ और बकरियों के दूध की आवश्यकता थी। इसके अलावा उन्हें खाद्य उद्योग के श्रमिकों को यह भी सिखाने की जरूरत थी कि जानवरों को कैसे पाला जाए और उनके फूटने की प्रतीक्षा करते समय अंडों को कैसे सेया जाए। उन्होंने फैसला किया कि 50% अंडे बेच दिए जाएंगे और आधे से चूजे पैदा किए जाएंगे। वस्तुतः सभी जानवरों के लिए वह उसी दर्शन को अपनाएगा। हाँ, जानवरों को मारना क्रूर था।
लेकिन लोगों को खाना पड़ता था। ये अंधकार में समय था, ठीक है। चूंकि लोगों को मांस की आवश्यकता थी, इसलिए वह फिलहाल प्रत्येक प्रकार के जानवर का केवल 5% ही मारेगा। मांस को स्टोर करने के लिए कोई फ्रिज नहीं थे, इसलिए कम प्रतिशत से शुरुआत करना बेहतर था। और यदि लोगों को अधिक की आवश्यकता होती तो वह धीरे धीरे प्रतिशत को लगातार बढ़ाता जाता। लेकिन वह कभी भी प्रत्येक पशु प्रकार के 50% से ऊपर नहीं जाएगा। निस्संदेह वह कभी भी छोटे जानवरों को नहीं मारेगा। उन्हें कंबल, कालीन और कई कपड़ों के सामान बनाने के लिए भेड़ के ऊन की भी आवश्यकता थी। भेड़ों के ऊन की वृद्धि बहुत तेजी से होती है, इसलिए लैंडन को लोगों को यह सिखाने की जरूरत थी कि इन जानवरों की देखभाल कैसे करें। उनके ऊन को काटना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर यह ज्यादा बढ़ जाता तो भेड़ों को कई जटिलताएं हो जाती। अतिरिक्त ऊन भेड़ों के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता में बाधा डालती है, जिससे वे अत्यधिक गर्मी से मर जाती हैं। मूत्र और मल भी ऊन पर फंस जाएंगे, जिससे मक्खियां आकर्षित होंगी, जो बदले में संक्रमण का कारण बनती हैं और इस प्रकार उनके स्वास्थ्य को खतरे में डालती हैं। उन्हें चलने फिरने या देखने में भी कठिनाई होगी। जहां तक अंगोरा बकरियों का प्रश्न है, उनके फर की आवश्यकता मुहैया धागा बनाने के लिए होती थी। अंगोरा बकरियां बिल्कुल भेड़ की तरह दिखती थीं, लेकिन उनका फर भेड़ की तुलना में बहुत रेशेदार होता था। सर्दियों के अच्छे स्कार्फ, कोट, टोपी, सूट, मोजे, कालीन, स्वेटर और अन्य कपड़ों के सामान बनाने के लिए भी मुहैया यार्न की आवश्यकता होती थी। काफी मजेदार, क्योंकि इसकी बनावट ठीक मानव बाल जैसी थी। इसका उपयोग गुड़िया के पंख आदि बनाने के लिए भी किया जाता था। बेशक वह अभी कपड़ा उद्योग में नहीं जाना चाहता था। वह सबसे पहले अपने समय का उपयोग जानवरों के उचित प्रजनन में करना चाहता था। उसने देखा था कि बेमार्ट के पास वास्तव में चरागाहों की बहुत कमी है। जरूर क्षेत्र में कुछ बकरियां और खरगोश थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थे। खेती के बीज के लिए इस बार लैंडन ने कपास के बीज और बाकी सभी बीज खरीदे जो उसे पहले मिले थे। लैंडन ने अपने सामान्य रियायती मूल्य पर सांता के अधीनस्थ को कई अयस भी बेचे। अंत में लैंडन ने इस बार केवल 275,000 सिक्के बनाए। यह उनकी अब तक की सबसे कम रकम थी। वह वास्तव में मदद नहीं कर सका, लेकिन इस बात से हैरान था कि इस बार उसने वास्तव में अपने खर्चों में बहुत अधिक बढ़ोतरी कर दी है। उसने वास्तव में सांता से उन सभी जानवरों, बीजों और दासों के लिए बहुत सारे सिक्के खो दिए थे। हालांकि वह जानता था कि वे सभी बेमार्ट के लिए आवश्यक थे, फिर भी एक बार में इतनी बड़ी रकम खर्च करने से नुकसान होता था।